वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। अच्छा, एज यूजुअल मैं आपके साथ जब इंट्रैक्शन करती हूँ तो कोई ना कोई मोटिवेशनल मैसेज भी आपके साथ शेयर किया जाता है। ऑफ कोर्स कल मैं एक लेडी का जो है वो टिकटॉक देख रही थी, लेकिन बड़ा मोटिवेशनल था। उन्होंने कहा सारी ज़िंदगी हम जो है ना अपने घर, अपनी फैमिलीज़ में आपने देखा होगा, अगर 5-6 भाई हों या मामू चाचा के बच्चे हों तो एक बीट एंड कंपटीशन में लगे रहते हैं कि मेरी सुनी जाए, और उसके लिए इतना एफर्ट अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि मैं बहुत सच्चा हूँ, मैं बहुत सादिक हूँ और मैं बहुत अच्छा हूँ, मेरी बात में बड़ी वर्थ है। एक कंपटीशन में आप सारी ज़िंदगी लगा लेते हैं और एक वक्त ऐसा आता है कि आपकी हेल्थ सब तबाह बर्बाद हो जाए, क्योंकि आप स्ट्रेस ले रहे हैं ना, एक कंपटीशन में दौड़ में लगे हुए हैं कि मेरी बात सुनी जाए, मेरी बात मानी जाए, मेरा रुतबा सबसे ज़्यादा है, देखिए मैं कितनी पढ़ी लिखी हूँ, मैंने कितना पढ़ लिया, मेरा घर कितना अच्छा है, मेरी मतलब अपने घर की अगर एक मेंटेनेंस की बात करो, देखो जी मैं रेगुलर उठती हूँ, फ्रिज साफ़ कर देती हूँ, घर साफ़ कर देती हूँ, मेरे घर में ये चीज़ें हैं, वो चीज़, इस चीज़ को प्रूव करने में आप 40-50 साल लगा लेते हैं। और देन जब आप एक स्टेज को क्रॉस कर लेते हैं 40 to 50 ईयर, यू डोंट हैव एनीथिंग, आपके पास कुछ नहीं रहता। क्यों? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपकी हेल्थ है, इसको आप नहीं देख पाते हैं क्योंकि आप एक कंपटीशन में लगे हुए ना, सारा दिन सोच रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं, और इस चक्कर में आपको ये नहीं मालूम कि अल्लाह ने इतनी बड़ी नेमत दी है, आप क्यों कंपटीशन कर रहे हैं, किसको दिखाने के लिए? अरे आपसे आए हुए बहुत सारे दुनिया में लोग आए और चले गए हैं, क्या लेके चले गए? तो वाई वाई वाई, क्या करेंगे आप इस तरह करके? तो मैं ये कहूँगी कि आप जो है ना सुबह उठें और डोंट यू वरी, अपना एक प्रॉपर आप जो काम करते हैं उसके ऊपर फोकस रखें, अपने घर पर फोकस रखें, सबसे इम्पोर्टेंट अपनी हेल्थ पर फोकस रखें कि आपके जो है ना हेल्थ फिटनेस, क्योंकि मैं कहती हूँ सबसे, जब हम दुआ करते हैं अल्लाह पाक हमें सेहत वाली ज़िंदगी दे, बाद में यू हैव लॉट्स ऑफ डिजीज, शुगर, हाई ब्लड प्रेशर, इंसोमिनिया और पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम, अगर शिज़ोफ्रेनिया, साइकोलॉजिस्ट में बहुत सारी, जो साइकोलॉजी में बहुत सारी बीमारी नफ्सियाती और शक्की, फिर हम ऐसे महसूस करते हैं कि अभी इसने ये कह दिया, अभी उसने वो कह दिया, सारा दिन ये सोच सोच के अपने आप को डिजीज़ में मुब्तला कर देते हैं। वाई? तो मैं कहूँगी चल एंड टेक योर रेस्ट, नींद आए तो दबंग किस्म के सोएं, सुबह उठें, गर्मियों में फ्रेश जूस पिएं और सोचें कि यार आज मैं अपनी हेल्थ के लिए क्या करूँगा, मंड के सोएं, अपनी मर्जी से हल्का फुल्का अंदाज में काम करें, डोंट टेक स्ट्रेस। आप क्यों स्ट्रेस लेते हैं? किसने क्या कहा? अरे एक बात सीख लो, कहते हैं गुस्सा हराम है और दरगुजर मेरे रब ने कहा, माफ़ करना मेरे रब ने कहा, ये वो सारी चीज़ें जो आपकी सेहत को बूस्ट अप करती हैं। तो आपने आज से लिव इट, माफ़ किया एंड टेक योर रेस्ट और अपनी सेहत को मेंटेन करें और देखें कि आपको इस वक्त किस चीज़ की ज़रूरत है। आपकी आंखों के नीचे हल्के हैं तो खूब दबंग किस्म का सोएं, मर्जी से काम करें, किसी की इतनी ज़्यादा सोच अपने ऊपर मत हावी करें कि आप फिर बहुत सारी बीमारियों में मुब्तला हो जाए। तो कैसा है मैसेज? मुझे अच्छा लगा, मैंने असल में कुछ उसमें से कुछ ख़ास बातें निकाली, बहुत सारी बातें जो आपको हर्ट करेंगी इसलिए मैंने वो बातें नहीं की हैं। तो मैं ये कहूँगी मेरी प्यारी बहनों, ख़ास तौर पे ख़वातीन जो हैं वो ज़्यादा इस चीज़ में मुलविस हो जाती हैं, तो प्लीज़ आप अपनी हेल्थ का भी और अपने घर वालों का भी बस इसी तरह ख्याल रखें कि आप लोग भी सेहतमंद होंगे तो आपका घर भी सेहतमंद होगा। लेट्स सी, हम चलते हैं अपने प्रोग्राम की जानिब, और प्रोग्राम में कुछ ऐसी ऑफ कोर्स जब वेदर चेंज होता है ना तो आपने देखा होगा जैसे कुछ लोगों को एलर्जी बहुत होती है, लाइक उनके ब्लड के अंदर कुछ ऐसे सिम्टम होते हैं जो बर्दाश्त नहीं कर पाते। ऐसा भी होता है ना
एलर्जी जब भी होती है तो वो हमारे ब्लड में कुछ ना कुछ इन्फेक्शन सबसे पहले जाके पहुंचता है। ये मेडिकल मेरे ख्याल में टर्म में क्या कहा जाता है कि आपके खून में ये हो गया, ये हो गया, वो गया, तो फिर हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं कि आया कि ये रीज़न क्या है। अगर वो एक बार आप किसी कंसल्टेंट के पास जाते हैं, वो एक बार ट्रीटमेंट करते हैं और फिर वो दोबारा आपको इंडिकेशन करिए, दोबारा अपेयर हो रही है, तो हम फिर डॉक्टर के पास जाते, डॉक्टर कहता है अब आपको ब्लड टेस्ट करना पड़ेगा कि कोई प्रॉब्लम है आपको। किसका टेस्ट होता है? ब्लड का टेस्ट होता है। तो ब्लड में मालूम किया जाता है कि आया को आपको डिजीज कौन सी है, इन्फेक्शन है, स्किन प्रॉब्लम है, या ये कौन सी। अभी आजकल बड़ी सुना है मंकी पॉक्स जो है ये आई हुई है, ये अब इसके बारे में मैं चाहती हूँ, मुझे भी नहीं मालूम सच। मैंने अभी डॉक्टर साहब ने आके एक पिक्चर मेरे सामने अपेयर की, तो मैंने सिर्फ नाम सुना था, मैंने अभी तक किसी पेशेंट को नहीं देख पाई, इत्तेफाक की बात, नाम ज़रूर सुना था। अब ये कोई स्किन एलर्जी है, कोई इसके बाद क्या होता है? पहले तो मैंने जैसे ही मंकी पॉक्स, मैंने बंदरों का ज़हन मैं सच कह रही हूँ, मैं रियल बात करती हूँ, बिल्कुल ओरिजिनल। जैसे कि लाइव ट्रांसमिशन है तो लाइव बात करती हूँ, लाइवली, तभी तो मैं आपको अच्छी लगती हूँ ना। तो लाइवली ये है कि मुझे ये ऐसा लगा। अब ये कैसा लगा, ज़ोर से लगा, हल्का लगा, ये डॉक्टर साहब बताएंगे कि सभी कितनी रियल बात करिए कि आया कि इससे कोई कंसर्न है कि कोई कहीं ऐसा तो नहीं जैसे डेंगू मच्छर के काटने से, तो ये कहीं मतलब हम कहीं बंदरों में चले आते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है। लेट्स ये जस्ट फॉर जोक है, लेकिन हम फिर भी अवेयरनेस करेंगे। और ये है हेल्थ सेगमेंट, और आपने भी PTCL नंबर मेंशन हो रहा है बार बार, देन आप हमें कॉल कर सकते हैं और क्वेश्चन का आंसर भी ले सकते हैं। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है हेल्थ कंसल्टेंट है और चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं, और यहाँ पर डॉक्टर नसीर अहमद शारिब साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और वाकई आपने आज का जो टॉपिक जिसका इंतखाब किया, मंकी पॉक्स वायरस, बिल्कुल हॉट इशू है पूरे पाकिस्तान के अंदर, और एक बर्निंग क्वेश्चन की तरह कहीं भी हम जाते हैं तो जो भी शख्स मिलता है सबसे पहले यही पूछता है कि डॉक्टर साहब ये बताइए ये मंकी पॉक्स क्या है, कहीं इसमें इंसान बंदर की तरह तो नहीं बनता हो जाता। तो अच्छा। बिल्कुल है। तो इस सिलसिले में बाज़ ये कहते हैं कि यार बिल्कुल नई बीमारी है, तो नो डाउट कि मंकी पॉक्स की जो इस्तिलाह है वो सोसाइटी में मीडिया के थ्रू जो है लोगों को नहीं लगती है, लेकिन रियली इसमें होता ये है कि ये डिकेड से जो है मंकी पॉक्स वायरस जो है वो मौजूद है। अच्छा, और ये वायरस है? ये वायरस है, मंकी पॉक्स वायरस है। और 1958 या 1960 में ये साउथ अफ्रीका में फर्स्ट टाइम जो आइसोलेट हुआ था मंकीज से। तो जो फर्स्ट ह्यूमन जो इन्फेक्शन जिसने एक्वायर किया वो मंकीज से किया था। अच्छा। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज मंकी पॉक्स वायरस। तो ये है। तो स्टार्ट में जो इसके वेरिएंट थे, यानी ऐसे वायरस थे जो इससे रिलेट करते थे, वो एनिमल टू ह्यूमन लगते थे, यानी मंकी से डिजीज जो थी ह्यूमन में ट्रांसफर होती थी। लेकिन अब जो वेरिएंट इसके आए, ठीक है, उसमें वायरस ने ह्यूमन टू ह्यूमन जो है स्विच किया अपने आप को, यानी इंसान से इंसान में इस मुंतकिल होती है। तो इसमें खौफजदा होने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई इतनी जानलेवा बीमारी नहीं है, कोई सांस के जरिए से दूसरे शख्स को ये नहीं लगती। अच्छा, टच करने से भी नहीं होती? नहीं, टच कॉन्टेजियस तो लगती है। तो सबसे अच्छा, पहले हम किसी से अगर किसी को ये डिजीज है, हम उससे शेक हैंड करें, गले मिले, तो वो ट्रांसफर हो सकता है? लेट मी कंप्लीट। ओके। तो इसमें सबसे पहले मैं तारुफ करवा दूं मंकी पॉक्स वायरस का कि ये एक DNA वायरस है। अच्छा। और काफ़ी बड़े साइज का वायरस होता है। और ये एक इंसान से, एक शख्स से दूसरे शख्स को बाय कांटेक्ट लगता है, यानी सांस के थ्रू, सांस से, नाक की हवा के जरिए एक शख्स से दूसरे को ये ट्रांसफ़र नहीं होता। इसका जो इन्फेक्शन जो लगेगा एक से दूसरे को, वो बाय टच लगेगा। अच्छा। यानी फिजिकल कांटेक्ट हो, वो किसी भी सूरत में हो कि आप शेक हैंड कर लें, आप हग करें, या जिस पेशेंट को है उसकी इस्तेमाल की चीज़ें लाइक जैसे टॉवल है, इसके अलावा जो है उसके पहने हुए कपड़े जो हैं, तो अगर उसको टच करेंगे तो फिर ये वायरस जो है एक शख्स से दूसरे शख्स को मुंतकिल होगा। अब इसमें होता यह है कि जैसे ही किसी शख्स में ये वायरस जब मुंतकिल होगा तो तकरीबन 8 से 10 दिन के बाद इस बीमारी की अलामात ज़ाहिर होना शुरू हो जाएंगी, फ़ौरन नहीं होंगी। ऐसा नहीं कि आज टच किया और कल इसकी अलामात का इजहार हो जाए, ऐसा नहीं होता। 8 से 10 दिन के बाद होगा क्या, चूँकि ये एक वायरस है तो आम जो जैसे दूसरे वायरस हैं और जो बीमारी का बाइस बनते हैं, वैसा ही उसके इन पेशेंट्स के अंदर भी प्रेजेंटेशन होती है।
होता यह है कि मरीज को बुखार होगा हल्का फुल्का, ओके। उसको जिस्म में दर्द होगा। यानी कि ये इंडिकेशन दे रही ये है। इब्तदाई अलामात हैं कि जिसके अंदर फीलिंग क्या होगी? फीलिंग होगी, हल्का फुल्का बुखार ठीक महसूस है। करेगा, जिस्म में दर्द होगा, थकावट होगी और वो मरीज कमजोरी का शिकार होगा, सर में दर्द होता है, ओके। वॉमिटिंग होती है मरीज को। तो ये अलामात हैं। जब ये अलामात 8 से 10 दिन के बाद आती हैं तो उससे 1 से 2 दिन के बाद इसका जो डिस्टिंग्विश्ड या एक इम्तियाजी जो साइन है वो स्किन में इजहार होना शुरू हो जाता है। अच्छा, एक इसकी मैं एक बात थोड़ी सी मैं इसलिए क्योंकि आप इसको मजीद डिटेल में बताइएगा, चिकन पॉक्स एंड मोंकी पॉक्स में क्या डिफरेंस है? क्योंकि चिकन पॉक्स में आपने देखो का फीवर होना, एक इरिटेशन होना, लेकिन वो कभी किसी और को ट्रांसफर नहीं, तो जिसके अंदर एक होती है, कहते हैं इतनी ये चिकन पॉक्स हर पर्सन को निकलते हैं और अगर सारी जिंदगी इसको ना निकले तो मरने के बाद उसको कब्र में भी निकलते हैं, ऐसा कुछ है। ये चिकन पॉक्स जिंदगी में हर पर्सन को एक बार जरूर होते हैं, ऐसा है? जी बिल्कुल, मैं चिकन पॉक्स पे आता हूँ, लेकिन जी। पहले मैं ये थोड़ी हाँ, सी बिल्कुल, जिसकी बिल्कुल। बात कंप्लीट कर लें। तो जब मरीज को ये जो अलामात मैंने जी। बताई, जब 8 से 10 दिन के बाद ये आएंगी तो उससे फिर 1 से 2 दिन के बाद उसको स्किन पे जो है रैश आना शुरू हो अच्छा, जाएंगे, ठीक। सुर्ख रंग के धब्बे होंगे। ठीक है। ठीक है, जिस्म के किसी अच्छा डॉक्टर साहब, इस पेपर को जी मैं बता दिखा देंगे, जिस्म दिखा के देंगे। किसी भी हिस्से में सुर्ख रंग के धब्बे होंगे, तो जब ओके। 1 से 2 दिन के बाद ये सुर्ख रंग के धब्बे जो आएंगे तो फिर चंद घंटों के अंदर या आमतौर पे 12 घंटे के बाद जो है वो स्किन पे वेजिकल बनना शुरू हो जाएंगे। ओह। ये बहुत टिपिकल है और ये मंकी पॉक्स वायरल डिजीज में ही होता है। वेजिकल को आप यूँ समझ लीजिए कि स्किन पे बबल्स बनना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और फिर वो बबल्स से खास किस्म की रतूबत का खराज होता है। तो ये मेरे पास कुछ इमेजेस हैं जो मैं आवाम की मैं यही आगाही के चाह रही थी लिए आप। जो इससे ये पहले लाया। वो दिखाई अगर जो आपने हमारे- रेडिश दिखाया वो जी- दिखाएं जी, पहले। क्या जो कैमरामैन को मैं हाँ बिल्कुल, आप फोकस हम सामने कर पाएं। यस, जी पहले ये देखें तो- जी, ये देखें। ओ अच्छा, ये नाज़रीन आप देख रहे हैं, फोकस हो रहा है ये बिल्कुल रेड कलर के, जिस तरह इनका पहले आपके इस जैसे स्किन मैंने के कहा ऊपर कि पहले बुखार appearance होगा। होगी, जी ठीक पहले है? बुखार होगा और बुखार के बाद जो है उससे red- 1 से 2 दिन के बाद जो है स्किन पे रैश आना शुरू होंगे। ठीक है, जब ये रैश होंगे तो इसके चंद घंटों के बाद या 1 घंटे के बाद 12 घंटे के बाद ये स्किन बबल्स की शक्ल इख्तियार कर लेंगे। सर इसके अंदर क्या होता है और ये bubbles? मोस्टली फेस पे आएंगे और हाथों पे ही आते हैं और इनमें से फिर ये फटना शुरू होते हैं और इनमें से पानी का रसाव शुरू हो जाता है, उजिंग होगी। और ओके, जी अब ये जो इन बबल्स से या इन वेजिकल से जब रतूबत का अखराज होता है तो उसमें वायरस मौजूद होता है उस रतूबत के अंदर। अब वो जब रतूबत जिसको भी लगेगी, ठीक है, जाहिर वो फिजिकल कांटेक्ट से लगेगी तो उनके अंदर ट्रांसफ़र मुंतकिल होता चला जाएगा। तो इसी में वायरस मौजूद है। तशखीस भी हम इसी से करते हैं, स्किन स्वाब लेके उसको PCR के लिए भिजवा दिया जाता है जबकि इसकी हतमी तशखीस होती है। अच्छा डॉक्टर लेकिन मैं अगेन ये कहूँगा कि कोई डरने की बात नहीं है। ये आम वायरस की तरह सेल्फ लिमिटिंग बीमारी है, जिसका मतलब ये है कि 2 से 3 हफ्तों के बाद मरीज़ खुद ब खुद अपने इम्यून सिस्टम से ही ठीक हो जाता है, कुछ भी नहीं करना होता। सिर्फ जब ये अलामात ज़ाहिर हो तो मरीज़ आइसोलेट हो, घर में आम लोगों से मेल मिलाप जो है, हाथ शेक हैंड करना, ठीक, हग करना, तो इससे अवॉइड करना है और बुखार के लिए सिर्फ पैरासीटामोल का इस्तेमाल करना है। अच्छा, अब अभी बेहतर ये आपने है- जी, हाँ बेहतर ये बताइए। है कि ये जो जैसा कि मैंने कहा जो भी अलामात खास तौर पे ये जो स्किन वेजिकल जब या स्किन रैश आना शुरू हो तो मरीज को ये चाहिए कि सरकारी हॉस्पिटल में जाए, अपना मुतलका शोबे में जाके ट्रीटमेंट ले, डायग्नोज करे और इंशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह अभी बताया ना तो एकदम याद आ गया, ये इतनी तकलीफ दे बीमारी होती है जो भी इन्फेक्शन होता है कि बहुत अंदर, ज़ाहिर बात है, जिस तरह आपके हाथ में छाले पड़े होते हैं ना, जस्ट लाइक इस तरह का ये होता है, अंदर पानी होता है और ये ऐसे स्किन पर फैल जाता है और एक मतलब एक क्वांटिटी में, मैंने खुद, अब मुझे याद आ गया, ये हुआ है मेरे कज़िन को ही हुआ है और उसके पूरे सीने पर एक बहुत जम्मे गफीर जैसे होते ना, एक जगह से लगता है जैसे इस पर किसी ने गरम गरम पानी फेंक दिया और छाले उभर गए, एक दूसरे के साथ बहुत करीब करीब होते हैं और एक बड़े जम उसमें होते हैं और पूरी बॉडी पर हो जाते हैं। चेहरे के अलावा ये पूरी बॉडी पर मैंने सीने पे देखा है और हाथों पर देखा है और ये आराम से जाते, इतनी जल्दी नहीं जाते और लोग खौफजदा भी हो जाते हैं, लेकिन इसको क्लीन करना और मेडिसिन लेना, ये अंदर से जब खोलते हैं तो बहुत तकलीफ होती है। लेकिन ये कोई ऐसी डिजीज़ नहीं है जो आपको ये मतलब ख़त्म वो हो जाए, नुकसानदेह ऐसा कुछ नहीं है। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि इम्यून सिस्टम आपका स्ट्रॉन्ग होगा, क़ुव्वत मुदाफ़त आपकी अच्छी होगी तो आप उसके साथ लड़ सकते हैं। मेडिसिन टेक करें, क्लीन उसको
करें, बहुत अच्छे तरीके से उसको क्लीन करें। तो ये मैंने अपनी आंखों से देखा है और 15 साल पहले मेरे भाई को हुआ था। आपने ये बताया तो मुझे क्लिक किया, और मेरी वालदा उनको जो है वो क्लीन करती थी उनको, लेकिन मरते तो वो चीखों पुकार तो नहीं करते थे, लेकिन मैंने खुद देखा, लेकिन वो अलोन एक कमरे में अपने आप को उन्होंने मुहित कर लिया था। ये बहुत अच्छी बात की। और इसको डेली वो रात को जो है ना उनको प्रॉपर इनके पूरे सीने पे निकल गया था मेरे भाई के, मुझे एकदम याद आया। हाँ, मेरे से लेकिन मेरे- कोई हाँ, बिल्कुल हुआ कोई था। वायरस ये का हो होगा, ठीक भी हो लेकिन सकता है। पाकिस्तान में ये पहली दफा रिपोर्ट हुआ एक है। 1.5 महीने में ठीक हो गए थे। जी, पाकिस्तान में जो मंकी पॉक्स वायरस है ये फर्स्ट टाइम रिपोर्ट हुआ है, वो भी हार्डली 2 से 3 केसेस हैं, और उन्होंने भी इस बीमारी को यानी पाकिस्तान से एक्वायर नहीं किया, किसी से अच्छा। इंपोर्ट किया है। वो सऊदी अरबिया से आए थे, और पहला केस 17 अप्रैल को तशखीस हुआ था जो सऊदी अरब से आया। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह वो तीनों पेशेंट जो हैं वो अब मुकम्मल सेहतयाब हैं और घरों को रवाना अच्छा, हो गए इतना हैं। पाकिस्तान में ये इतना वायरल ये बिल्कुल भी नहीं है, और मजीद अल्लाह का केस शुक्र है। अब ये रिपोर्ट भी नहीं हो रहा मजीद। ये वो 3 हार्डली 2 से 3 केसेस थे, वो खत्म हो जी जी वो भी एक यानी उन्होंने इंपोर्ट किया था सऊदी अरब से, वो आए थे पेशेंट, वहाँ से वो अच्छा। डिजीज को लाए थे। मजीद और केसेस रिपोर्ट नहीं हुए और वो खुद भी ठीक हो चुके हैं। बेहतरीन। तो सिर्फ 0 पॉइंट जो तहकीक से बात साबित है कि सिर्फ 0.4% लोगों में ये पेचीदगी की शक्ल इख्तियार करता है, और वो भी उन लोगों में जिनका कुव्वत मुदाफ़ियती निज़ाम कमज़ोर होता है। सही। और वो कौन लोग हैं? जिनकी उम्र जो है 65 ईयर से ज़्यादा हो, जो डायबिटिक हों, या किसी भी वजह से वो स्टीरॉइड का इस्तेमाल कर रहे हों, या उनको क्रोनिक लीवर या रीनल गुर्दों की बीमारी हो, या वो कैंसर के मरीज़ हों। अच्छा। तो उनके अंदर जो इम्कान होता है कि ये पेचीदगी की शक्ल इख्तियार करता है। अदरवाइज़ जैसा कि मैंने पहले कहा कि 2 से 3 हफ्तों के बाद जो है मरीज़ बिल्कुल ठीक हो जाता है। और ये जो हमने स्किन बबल्स या वेजिकल्स का जो इमेज दिखाया, जो इस तरह के बनते बहुत हैं, dangerous लग जी रहा हाँ, तो 3 हफ्तों के बाद ये खुद ब खुद खुश्क होना शुरू होते हैं, हो जाते अच्छा, हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। पानी का रसाव जो है उससे बंद हो बिल्कुल, जाता है, बिल्कुल सही। और ये स्लफ्ड ऑफ हो जाते हैं, यानी खुद ही झड़ जाते हैं और मरीज ठीक हो जाता है। बस ये कि जरा सा ये स्ट्रॉन्ग है कि जी बिल्कुल कुव्वत मुदाफ़ियत स्ट्रॉन्ग इसकी होनी चाहिए, और वो कुव्वत मुदाफ़ियत को स्ट्रॉन्ग हम अच्छा, कैसे आपने कर क्यों सेलेक्ट किया आज का टॉपिक? क्योंकि ये भी बड़ी काउंट है कि आज आपने खुद कहा कि हम इस पर मंकी पॉक्स पे बात करेंगे, कि हम तो अवेयरनेस के लिए ज़ाहिर बात है सोच होती है, तो क्या आपके सामने कोई इंडिकेशन हुई कि इसके बारे में डिस्कस हुआ तो आपने कहा कि नाजरीन को बताना चाहिए? देखिए जी, जैसे ही पहला केस रिपोर्ट हुआ मंकी जी, जी। पॉक्स हवाले से, जी, तो जी। एक तो इसका नाम बहुत यूनिक है, ठीक है। जी हाँ, और मीडिया ने इसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया, तो लोगों में पैनिक फैल गया। और जैसा कि इसके नाम से है जी, मनकी पॉक्स वायरस जी। से पता नहीं इसमें इंसान जो है उसका जो फेस है वो मनकी की तरह हो जाता है। हाँ। क्योंकि पुराने ज़माने में इसको बंदर वाला बुखार भी कहा जाता था। अच्छा। जिस तरह स्किन में इस तरह के लीजन्स का आ जाना, वो नाम ऐसा है तो ना, तो नाम भी उससे- ऐसा है जबकि कि ऐसा हमारे कुछ नहीं जो है। पुराने हिंदुस्तान के अंदर जो है लोग इसको बंदर वाला बुखार कहा करते थे जी। जिसको जो अगर ये बंदर वाला बुखार हो गया तो उससे हम ये समझते हैं कि शायद ये जो है ना इस पे इंसान की शक्ल जो है वो बंदर की तरह हो जाती है, तो ऐसा कतई नहीं है। तो इसका नाम इसलिए दिया गया कि ये पहली जो दरियाफ्त थी इस वायरस की वो बंदरों में हुई थी। अच्छा, ठीक है, तो वायरस- नहीं, वो उनसे उनकी अच्छा अच्छा अच्छा, उसकी ठीक, वजह ठीक, से इसकी जैसे कि वजह- बहुत से वायरस और हैं, बल्कि मोस्टली वायरस जो है वो एनिमल टू ह्यूमन उनका ट्रांसफर होता है। सर डेंगी भी तो देखिए, जैसे डेंगी डंग से जैसे नहीं होता, कोई डंग मारता हाँ, है तो ये वो तो बिल्कुल खारिज उर्दू में कहें, लेकिन ये इंग्लिश का वर्ड है, और डेंगू। सही इस तरह जो है डेंगू है। डेंगू है जो उर्दू में हम बताते हैं तो डेंगी का वर्ड डेंगी जो हम का यूज़ करते हैं, लेकिन वो जो मस्कीटो से जो ये होती है। लेकिन इसके अलावा HIV वायरस है, वो भी शुरू में चिंपैनीज के अंदर पाया गया था, वहाँ उसकी दरियाफ्त हुई थी। अच्छा, अभी भी हाल हुआ ही है? में हाल ही में जो कोविड का इतना वही पेंडेमिक मैं दुनिया बता रहा था, देखा, दोनों ही तो वो भी इब्तदा में जो इसकी जो जानवरों से थी ही वो आया। भी चमगादड़ से आया था। ओह, यानी कि पूरी रिसर्च करने के बाद आप ये नॉलेज में जी, आया कि ये बिल्कुल। भी जानवर से ही आया, जानवर से ही आया Animal था, से लेकिन आता उसके बाद उनकी जीन के अंदर जो है वो म्यूटेशन हो जाती है, तब्दीलियां हो जाती हैं। जिस तरीके से इंसान जो है माहौल से लड़कर और अपने जिस्म में और आराम के लिए जो तब्दीलियां पैदा करता है, इसी तरह जो बैक्टीरिया वायरस हैं अपने जीनोम को तब्दील करते रहते हैं ताकि वो जिंदा रहें और मल्टीप्लाई होकर अपनी नस्ल को वो बढ़ाते रहें। तो फिर जो अब जो वेरिएंट हैं, बहुत से जो वायरसेस हैं जो कि एनिमल से इंसान में आए थे, अब वो ह्यूमन टू ह्यूमन स्विच कर गए। अच्छा, आपको भी देखा कि मेजोरिटी बीमारियां जो हैं सारी एनिमल से ही आती Mostly, हैं, और viral सबसे disease पहले खास तौर पे। हमारे जब हम लोग मखलूक की बात करते हैं तो उस दुनिया में सबसे जो बड़े बड़े थे पहले डायनासोर्स वगैरह, बड़े बड़े जानवर थे, जी। उनकी हड्डियों से ही पता चला ना कि बहुत बड़े बड़े जिनके जो जानवर, फिर fossils वो थे। हाँ वो फिर उनको अल्लाह पाक ने ख़त्म किया, मधूम किया जो भी उर्दू में कहते हैं, और फिर वो ख़त्म हुए। तो फिर उसके बाद एक ह्यूमैनिटी की जो है ना इम्प्रूवमेंट हुई, लेकिन पहले लोगों की शक्लें बड़ी
मैंने कि इंसान भी कुछ बंदर टाइप का ही एक वो एक क्या बोलूँगी वो बिगड़ी हुई शक्लें खैर थी। ये तो एक थोड़ी हाँ, लंबी बहस हो जाएगी हाँ, हाँ, बिल्कुल। कि नहीं, नहीं, मैं ये कुछ जो और है, ज़हन में है, मेरे लेकिन जी ज़हन वो में। इवोल्यूशनरी स्टेजेस हैं जिसके बिल्कुल, अंदर ये बिल्कुल ऐसे ही। प्रिज्यूम किया जाता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो एक दीनी जो नुक्ता नज़र है कि अल्लाह ताला ने इंसान को इसी शक्ल में और बहुत खूबसूरत शक्ल में पैदा बहुत किया। खूबसूरत, बहुत जी हाँ, खूबसूरत। तो हमारा ईमान इसी पे है, लेकिन साइंटिफिकली जो है बहुत सी थ्योरीज हैं जो एक्सप्लेन करती हैं कि वो दर्जा बदर्जा मुख्तलिफ मराहिल के बाद जो है, तो बहरहाल इसके खिलाफ भी बहुत सी थ्योरीज आ चुकी नहीं हैं। नहीं, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जी बीइंग अ मुस्लिम हमें इस बात पे ईमान है और यकीन है अल्लाह पाक पर की ज़रूरत है, हमारा ईमान है कि अल्लाह पाक ने हमें बहुत खूबसूरत पैदा किया और हम सब अल्हम्दुलिल्लाह। आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बात हम करें मंकी पॉक्स की, और ये स्किन डिजीज़ में मुब्तला इंसान होता है इंटरनल, जब हमारी जो है वो ब्लड में जो है वो सेल्स मूव करते हैं तो वो स्किन पर अपेयर होता है, लेकिन इसका इलाज भी मुकम्मल हो सकता है। थोड़ा उसके बाद पता है हेल्थ कंसल्टेंट के पास जाना ज़रूरी है। आज हम लोगों ने एक अवेयरनेस का प्रोग्राम किया, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना। डॉक्टर नसीर अहमद शारिब साहब मेरे साथ हैं, यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ हैं डॉक्टर नसीर अहमद शारिब साहब के साथ। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी, एक बार फिर आपकी खिदमत में। और बात हो रही है आपकी एक हेल्थ सेगमेंट में मंकी पॉक्स की, और इसकी हमने अभी डॉक्टर नसीर अहमद शारिब साहब ने जो बताया कि इसका किस तरह इंडिकेशन होता है। अब हम उसकी ट्रीटमेंट की तरफ चलते हैं और उसकी डाइट के ऊपर चलते हैं कि अगर हम इसकी प्रॉब्लम हो जाए, जाहिर सी बात है इंसान है, कुछ ना कुछ हो सकता है। अब हम इसकी सॉल्यूशन क्या है, हम इसको मेडिसिन, कोई इसका वैक्सीन, इंजेक्शन, किस तरीके से हम इसको ट्रीट कर सकते हैं और अपनी डाइट में क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बार फिर मैं वेलकम करती हूँ डॉक्टर नसीर अहमद शारिब साहब को। जी डॉक्टर साहब, मैं एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ। और हम बात करें अपने बहुत डिटेल में, आपने बताया कि इसकी किस तरह इंडिकेशंस होती हैं और कैसे ये अपेयर हो जाता है और कौन सा वायरल। अब इसकी हम प्रिकॉशन पे भी चलते हैं और ट्रीटमेंट की तरफ चलते हैं, हम इसे कैसे ट्रीट कर सकते हैं। सभी मैंने अपने जैसे जी। गुफ्तगू के दौरान पहले कहा जी। कि ये वायरल इलनेस है, जी। और मोस्टली वायरल इलनेस जो है ख़ास तौर पे मंकी पॉक्स की बात कर लें या चिकन पॉक्स की, ये 2 से 3 हफ्तों के बाद सेल्फ लिमिटेड हो जाते हैं, यानी ठीक है। खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं। किसी भी ख़ास मेडिसिन की इसमें ज़रूरत नहीं होती। इसमें सिर्फ पैरासीटामोल का बुखार के लिए, जिस्म दर्द है, सर दर्द है, जी। तो उसके लिए सिर्फ पैरासीटामोल लेना है और मरीज़ को आइसोलेट होना है। वो घर में भी आइसोलेट हो सकता है, यानी ठीक है। आम मेल मिलाप से वो इज्तनाब करेगा 2 से 3 हफ्ते में, और जैसे ही उसके ये स्किन विजिकल स्किन रैश जो है डिसअपियर हो जाएंगे, बाकी अलामात भी ठीक हो जाएंगी, तो उसको उसके बाद अपना क्वारंटाइन जो है या लोगों के साथ जो समाजी ताल्लुक है वो बिल्कुल वो बहाल करें। तो किसी स्पेसिफिक कोई एंटीबायोटिक या एंटीवायरल मेडिसन की ज़रूरत नहीं होती इसके अंदर। ओके। और बाकी जो डाइट की आपने बात की है, तो डाइट में बैलेंस डाइट लेगा जिससे इम्यूनिटी बढ़ती है, अपनी मतवाज़न ग़िज़ा ले और रेस्ट करे, अपनी स्लीप उसकी भरपूर होनी चाहिए, फलों का इस्तेमाल करे, तो काफ़ी है ये। ओके। इसमें कोई वो नहीं है। और जहाँ तक वैक्सीन की बात है, तो वैक्सीन की अभी वैक्सीन की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी इसकी, लेकिन वैक्सीन जो है दुनिया में अवेलेबल है, और जो वैक्सीन भी वही है जो पहले किसी दौर में स्मॉल पॉक्स में लगाई जाती थी, चीचक के अंदर लगाते थे। हाँ। डेनमार्क के अंदर जो है एक मैन्युफैक्चरिंग स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, एक जी मंकी बिल्कुल, पॉक्स, तो इसमें जो वैक्सीन लगाई जाती है वो स्मॉल पॉक्स की है, और डेनमार्क के अंदर मैन्युफैक्चरिंग होती है, लेकिन अभी WHO ने यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिकमेंड नहीं किया। ओके। इतने केसेस भी नहीं है, बिल्कुल मैंने जैसे कहा, तो 2 से 3 केसेस हुए पाकिस्तान में, तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई वैक्सीन की नीड नहीं है और ना ही इसकी कोई रिकमेंडेशन हुई है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये डिजीज अगर हो जाए, ठीक है, उसके बाद हम ट्रीटमेंट भी कर दें, देन क्या पॉसिबल है कि इसको एक बार फिर ये दोबारा हो जाए हमारी बॉडी के अंदर? देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। हमारी बॉडी में अल्लाह ताला ने हमारे मुदाफ़ियती निज़ाम को बहुत इंटेलिजेंट बनाया है। ओके। जब कोई भी इन्फेक्शन हमारे बॉडी में जाता है, चाहे वो बैक्टीरिया का हो या वायरस का हो, तो उसको ख़िलाफ़ जो मुज़ाहिमत तो इम्यून सिस्टम करता है, और उस वायरस को ये याद भी रखता है।
जब कोई इम्यूनिटी डेवलप कर लेता है, अपने आप को पुख्ता कर लेता है, तो नेक्स्ट टाइम जब वो सेम वायरस जब बैक्टीरिया इन्फेक्शन करेगा तो उसकी वो शिद्दत नहीं होगी, क्योंकि उसके खिलाफ लड़ने वाले जो हमारे वाइट ब्लड सेल हैं या इम्यून सेल जो होते हैं, नेचुरल किलर सेल, तो वो जो एक्टिवेट हुए होते हैं तो वो बीमारी को इतना शिद्दत इख्तियार करना नहीं देते। जैसा कि आपने देखा कि बचपन में हिफाजती इंजेक्शन लगाए जाते हैं, जैसे खसरे का है, ठीक है, तो मीजल्स जब आता है और जब जिसको वैक्सीन लगी होती है, जिसका इम्यून सिस्टम बन चुका होता है, तो उसके खिलाफ वो शिद्दत इख्तियार नहीं करता, ठीक है। तो इसलिए तो देखें ना कि जिसको अगर वैक्सीन नहीं भी लगी तो उसमें जब जब मीजल्स का होगा, खसरा होगा या कोई भी और जैसे चिकन पॉक्स हुआ, तो शुरू में नए इन्फेक्शन में थोड़ी शिद्दत होगी, फिर हमारा मदाफ़ियती निज़ाम जो है मैच्योर हो जाता है, तो सब्सिक्वेंट नेक्स्ट जब भी उसका इन्फेक्शन होगा तो वो इतनी सीवियरिटी जो होगी उसमें नहीं होती। तो जिस्म जो होता है, इसलिए कहते हैं कि वो एक ही दफ़ा ज़िंदगी में, जैसे आपने पहले कहा कि जी वो एक दफ़ा ज़रूर वायरस का जो चिकन पॉक्स का है वो निकलता है। जी हाँ, अच्छा, पूरी बॉडी, वो तो जगह जगह पूरी ये बॉडी जनरलाइज पूरी बॉडी के अंदर जो इसके स्किन लीजन्स हो जाते हैं इसके अंदर बुखार, बिल्कुल। अच्छा, हम बात कर रहे हैं, आपने मंकी पॉक्स में बहुत डिटेल में बात की, हमने इसके इंडिकेशंस भी बता दी, इसकी ट्रीटमेंट भी। अब हम डाइट पर चलते हैं जो बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग, मैंने देखा चिकन पॉक्स में हमारी वालदा कहती थी, अल्लाह उनको बख्शे, के गर्म चीज़ें मत खाओ ना, उससे ज़्यादा पहले शुरू में कहती थी खाऊं कि अच्छा निकल जाए, लेकिन जब उसके बाद शहद, अंडा और ऐसी चीज़ों से हमें अवॉइड करना पड़ता था। बहुत सारी बीमारियां जिसमें जब बीमारी हो जाए, जैसे आपने देखा होगा कुछ लोगों को पी लिया होता है तो उसको गर्म चीज़ों से भी मना करते हैं, तो क्या ये भी डिजीज़ ऐसी है वायरल के हमें कुछ चीज़ों से मना किया, कौन सी डाइट खानी चाहिए, इंपॉर्टेंट चीज़? ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। बहुत हमारी सोसाइटी के अंदर, ख़ास तौर पे हमारे पाकिस्तान के अंदर, ये मिथ जो है वो बहुत ही लोगों के अंदर पाई जाती हैं। जैसा कि आपने गर्म चीज़ है, साइंसी एतबार से किसी भी गर्म चीज़ या ठंडी चीज़ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अच्छा। जो चीज़ ज़ुबान को गर्म लगेगी वो गर्म है, अच्छा। जो ज़ुबान को ठंडी लग रही है वो ठंडी है। यानी सेंस ऑफ जो हॉटनेस और कोल्डनेस जो ज़ुबान से होगा, बाय टच होगा, वो चीज़ है। लेकिन तासीर में ठंडक का या किसी ग़िज़ा का गर्म होना वो कतन कोई इसका कॉन्सेप्ट नहीं है। तो लोगों में ये बड़ा फॉल्टी कॉन्सेप्ट पाया जाता है। अच्छा। आमतौर पे हमारी सोसाइटी के अंदर वो चीज़ें जो प्रोटीन वाली होती हैं, ठीक है, जिसकी जिस्म को ज़रूरत भी होती है और हमारे इम्यून सिस्टम या क़ुव्वत मुदाफ़ियत को मजबूत भी बनाती हैं, तो वो प्रोटीन से होता है ज़्यादा, और हम उसी से परहेज़ करके बैठ जाते हैं। मिसाल के तौर पर अंडा है, ठीक है, दूध है, इसके अलावा गोश्त है, मीट, फिश है, तो हम इससे अवॉइड करेंगे जी ये गर्म है। हालांकि ये प्रोटीन है, और प्रोटीन ही हमारे इम्यूनोग्लोबुलिन्स बनाते हैं, यानी मुदाफ़ियती निज़ाम में जो हमारी अपनी जो एंटीबॉडीज़ हैं जो लड़ती हैं बीमारी से, तो उसके लिए प्रोटीन वाली सोर्स वाली ग़िज़ाओं का लेना ज़रूरी है। बाकी देखिए, इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए, बूस्ट अप करने के लिए या उससे मज़ीद पुख्ता करने के लिए अच्छी ग़िज़ा का इस्तेमाल करें। अच्छी ग़िज़ा से मुराद है एक मतवाज़न ग़िज़ा लीजिए जिसमें निशास्ता भी हो, उसमें प्रोटीन भी हो, उसमें फल भी हों, उसमें सब्जियां भी हों, सही, सही। क्योंकि वही हमारा मिनरल का और विटामिन का सोर्स है, और उन्हीं में एंटीऑक्सीडेंट्स फलों में पाए जाते हैं, जो किसी भी बीमारी से, इवन के कैंसर से भी हमें बचने में मुआविन साबित होते हैं। तो इनका है रेगुलर हल्की फुल्की एक्सरसाइज होनी चाहिए, ये भी हमारे सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज के अलावा नींद का भरपूर इस्तेमाल हो, ज़हनी स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, ठीक है। ये डिप्रेशन, ये एंजाइटी जो है, इससे भी हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो मुतासिर बहुत ज़्यादा, और ज़्यादा हम लोग टेंशन लेते हैं तो सबसे पहले कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी। बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी। जी जी, स्किन डैमेज हो जाती है, ये जो किससे स्किन बहुत डलनेस हो जाएगी, बिल्कुल है। देखिए उसका पूरा फेशियल एक्सप्रेशन आपके उसी से पता डिप्रेस का जो होता है, जी हाँ, तो वो चीज़ है। तो बहरहाल कोई स्पेसिफिक डाइट नहीं है कि हम कहें भाई अगर आपको जो है वो मंकी पॉक्स हो गया है या चिकन पॉक्स हो गया तो आप ये पर्टिकुलर डाइट लीजिए, नहीं। जैसा कि मैंने कहा कि बस एक मतवाज़न ग़िज़ा आपको लेनी है। अच्छा, चलिए, ये तो हम लोग जो मतलब समझदार या उम्र के जो लोग होते हैं वो हैंडल भी कर लेते हैं, अंडरस्टैंड भी करते हैं, लेकिन जो मासूम बच्चों को अगर मैंने देखा है कि वो आगे पीछे के थे, 2 साल 1 साल का उनमें फ़र्क था। वो रिसेंटली जो है ना, 8 से 8-10 साल पुरानी बात है, दुबई से मेरी कज़न आई, उनके बच्चे थे आगे पीछे, कोई 3 साल का, कुछ 4 साल 5, इस तरह डिफरेंट, और एक साथ उनको चिकन पॉक्स हो गया। अब वो बच्चे ज़रा बात है, वो मासूम से दूध किसी ने फीडर पकड़ा हुआ, लेकिन रोए जा रहे। अब बच्चों को इस तरह की डिजीज़ हो जाए तो हैंडल करना कितना मुश्किल होगा। देखिए, वायरल डिजीज़ का ये है कि खासतौर जिनके ज़्यादा बच्चे हैं, या यूँ कहिए जिनकी फैमिली का हर साइज़ का बच्चा मौजूद होता है, बिल्कुल बिल्कुल, आगे पीछे जी बिल्कुल, तो एक से दूसरे को लगता है।
तो वही जैसे कि जिस बच्चे को हो जाए या जिस फर्द को भी फैमिली में हो जाए जिसमें वायरस का, तो उसको थोड़ा सा आइसोलेट कर देना चाहिए घर के अंदर। दूसरे 4 बच्चों को तो अपनी आंखों ये से जो देखा है, होता उसके 8 साल के बच्चे को भी हुआ, 5 साल के बच्चे को भी हुआ, लेकिन और सभी 2 इसमें साल होता के, यह है कि सबसे जैसे हुआ। ही पहली अलामत का इजहार होता है किसी भी मरीज में, तो वायरस फैमिली के तमाम अफराद को लग चुका होता है। देखिए ठीक है, लेकिन जो बहुत सी डिजीज ड्रॉपलेट्स हैं वो तो लग चुकी, लेकिन जो फिजिकल कॉन्टैक्ट्स हैं जैसे कि मंकी पॉक्स है, आज का हमारा मौजू भी है, इसमें घर में किसी फर्द को हो, जब स्किन रैशेज आ जाए बुखार के साथ, तो उसको फिर आप घर में आइसोलेट करें, ठीक है। उसके साथ डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट से अवॉइड करें, यानी उसके ज़रिए इस्तेमाल अगर टॉवल है, जो उसके कपड़े हैं, उसको टच नहीं करना चाहिए। 2 से 3 हफ्ते का है, उसके बाद वो ठीक हो जाएगा, तो ज़्यादा परहेज की जरूरत बिल्कुल ऐसा नहीं है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर नसीर अहमद शारिब साहब मेरे साथ तो मौजूद है। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, आप लोगों ने कहीं जाना, इसके बाद हम इसी मौजू को कंटिन्यू करेंगे। आप हमें कॉल कीजिएगा, और देन आपके इर्द गिर्द अगर किसी को इस तरह की डिजीज़ है और दूसरी भी, फॉर एग्जांपल कोई और भी बीमारी है स्किन से रेलिवेंट, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा लाइव कॉल नंबर चल रहा है स्क्रीन पर 021 वाला, तो आप हमें कॉल करें। अगर आपको स्किन में कोई भी पिंपल्स या ऐसी बार बार इंडिकेशन हो रही है, हट रहा है, फिर आ रहा है, स्पॉट फिर जा रहा है, तो आप हमें लाइव कॉल करें। यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ डॉक्टर नसीर अहमद शारिब साहब के साथ। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। बात करें हम आपकी हेल्थ की एंड मंकी पॉक्स को हम अवेयरनेस दे रहे थे डिजीज़ के बारे में, और हमारे साथ हेल्थ कंसल्टेंट मौजूद हैं डॉक्टर शारिब अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी, मैंने देखो सारा नाम ही उल्टा बोल गया। डॉक्टर नसीर अहमद शारिब साहब मौजूद है। डॉक्टर साहब, मुझे शारिब साहब कहते हैं। ओके डॉक्टर शारिब साहब, इतनी देर से कंफर्टेबल जोन हुआ तो मैंने इनको डॉक्टर शारिब कर दिया। अच्छा जी डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे, बिल्कुल आपने बहुत डिटेल में आंसर दिए। अभी मुझे कुछ कॉल्स आ रही हैं जो आपका पूछ रहे हैं कि डॉक्टर साहब कहाँ बैठे, कुछ लोग होंगे बीमारी में मुब्तला होंगे, उनकी कॉल्स नहीं लग रही। हम लोग गुफ्तगू करते ना तो इंटरप्शन पसंद नहीं करते, तो आप एक काम कीजिए, ज़रा सा बताएं आप कहाँ बैठते हैं, टाइमिंग क्या है? जी, मैं सैम्ब्रोज हॉस्पिटल में एज अ चेस्ट कंसल्टेंट और हेल्थ स्पेशलिस्ट के तौर पे अपनी ओपीडी और डिपार्टमेंट रन कर रहा हूँ, और डेली बेसिस पे मैं वहाँ पे अपनी खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। तो वहाँ पे जो एफबी एरिया में ये लोकेट करता है, तो ये ऑनलाइन सैम्ब्रोज हॉस्पिटल का नंबर लेके अपॉइंटमेंट लेके ये मुझे चेकअप करा सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मैं चाहूँगी एक समरी थोड़ी सी, जो स्टार्ट जैसे आपने किया था पूरा डिटेल, एक शॉर्ट फॉर्म में इस मंकी पॉक्स को ब्रीफ कर दें लास्ट 2 मिनट। जी बिल्कुल बिल्कुल। वंस अगेन मैं ये कहूँगा कि मंकी पॉक्स जो है ये एक वायरस की बीमारी है, जो कि फर्स्ट टाइम जैसे कि मैंने कहा कि ये मंकी से ह्यूमन में ट्रांसफ़र हुई। अब ये ह्यूमन टू ह्यूमन जो है इसके इन्फेक्शन जो होता है ट्रांसमिशन होती है। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। 99.6% ऑलमोस्ट 100% के करीब है, मरीज़ खुद ब खुद 2 से 3 हफ्तों के बाद वो ठीक हो जाते हैं। होता इसमें यह है कि इन्फेक्शन जब एक्वायर करता है तो उससे 8 से 10 दिन के बाद स्किन के अंदर पहले बुखार होगा, सर में दर्द होगा, और जिस्म में नकाहत और कमज़ोरी महसूस करता है मरीज़, और उसके बाद फिर स्किन में रैश होना शुरू हो जाते हैं जो कि सुर्ख धब्बों की सूरत में होते हैं। उसके बाद या उससे नेक्स्ट डे पे वो जो सुर्ख धब्बे होते हैं वो स्किन बबल्स या फिंसियाँ बन जाती हैं, जिसको हम मेडिकली वेजिकल्स कहते हैं। फिर उसमें से ख़ास किस्म की रतूबत का अखराज शुरू होता है जो कि 2 से 3 हफ्ते जारी रहता है। ये वो स्टेज है जिसमें ख़ास तौर पे मरीज़ को दूसरों से फिज़िकली डिस्टेंस पे रहना है, ताकि कांटेक्ट नहीं करेगा वो, चाहे किसी से गले मिलना हो, हाथ मिलाना हो, या तौलिए का या दीगर जो मरीज़ के ज़ेरे इस्तेमाल चीज़ें हैं जिससे उसका फ़िज़िकल कांटेक्ट होता है, उनसे अवॉइड करना है। लेकिन खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ पैरासीटामोल का इस्तेमाल करेंगे बुखार और जिस्म में दर्द के लिए, और ख़ुद ब खुद 2 से 3 हफ्तों के बाद ये जो विजिकल्स या स्किन रैश जो हैं ये डिसअपीयर होना शुरू हो जाएंगे और फिर ये ख़त्म हो जाते हैं। थैंक यू तो डॉक्टर इसमें साहब, कोई घबराने की बात नहीं है। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी डिटेल में ब्रीफिंग दी, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक फिर हम आपको इनवाइट करेंगे। और थैंक्स फॉर कमिंग बीन ऑन शो, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, अभी बहुत सारे सेगमेंट्स हैं जो आपकी अवेयरनेस के, क्योंकि अभी हम एक्सरसाइज लेकर आ रहे हैं, और हमारे साथ कौन होंगे? यस,
मैं बताऊंगी। डॉक्टर साहब से तो मिल लिया, अब ज़रा फिटनेस और ट्रेनर से सत्ती साहब से भी मिल लीजिएगा। तो यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी आपकी खिदमत में एक बार फिर, और मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त सभी, और यू आर वाचिंग गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस एचडी चैनल पर देख रहे हैं। और ये है फिटनेस, और मैं एक्टिव हो गई हूँ क्योंकि मेरे साथ सामने एक उस्ताद, एक ट्रेनर मौजूद है। तो वो कहेंगे खुद तो तुम डल और हमें बुला लेती हो, मुझे तुम भी एक्टिव चाहिए। यस, मेरे प्यारा भाई यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर कौन मौजूद है? यस, स्पोर्ट्स ट्रेनर राजा नवेद सत्ती साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एंड कैसी हैं आप? ठीक है, फर्स्ट क्लास। आपकी दी हुई ट्रेनिंग रोजाना रेगुलर में घर पे कर रही हूँ। बहुत लग रहा है कि आपको एक्स्ट्रा जो है ना वो आप ट्रेनिंग कर रही हैं। और नहीं 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 नहीं। अच्छा, मैं एक बात नोट की है कि साथ में मैं उनसे भी मिलवा देती हूँ। एक जी, गेस्ट और भी मौजूद है यहाँ पर, मौजूद है ये ऑफ कोर्स एक जिम को देख रहे हैं, लुक आफ्टर कर रहे हैं, और यहाँ पर अभी कुछ एक्सरसाइज डेमो के तौर पर भी दिखाएंगे। कदीम खान साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे ब्रदर? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, सलमान खान वाली अपने बॉस वाली बॉडी है। जी। रियली? तो फिट पहने, लूज क्यों पहनी है? प्लीज loose। सिट स्ट्रेट। यस से गुड। देखिए कितनी खूबसूरत है। ये इंजेक्शन से तो नहीं बनाई बॉस? नहीं, नेचुरल, पक्का? नेचुरल। पक्का नेचुरली। जी। अल्लाह पाक सेहत दे, ये अच्छा लगता है। बीइंग अ पाकिस्तानी, अल्लाह पाक इन सबको सलामत रखे। अच्छा, बात हो रही है वो एक्सरसाइज, मैंने देखा, नोट किया, तो देन हम इस फोकस, एक नॉर्मल वॉक करते हैं ना, चल रहे होते हैं बाजार में, उधर फील नहीं होता, लेकिन जब आप ये फील करके चले कि यू आर डूइंग एक्सरसाइज, तो आपके एक एक मसल्स मूव कर रहे होते हैं, यू फील। आप एक जम के कदम रख रहे हैं कि मैं वॉक कर रही हूँ, तो आपको एक एक बॉडी फील करता है कि हाँ मुझे यहाँ पेन हो रहा है, यहाँ पे रिलैक्सेशन है। तो देन एक नॉर्मल चलने में और क्यों फर्क होता है यार? ये सो क्लियर कर दें मुझे। देखिए, बड़ी अच्छी चीज़ आपने की। सबसे पहले तो आप शुरू होते हैं जब आप घर से इरादा बनाते हैं कि मैंने कहीं किसी पार्क में जाना है, किसी क्लब में जाना है, या मैंने एक लॉन्ग वॉक पे जाना है, ठीक ठीक है। है। वहीं से आपका जो है ना वो सिस्टम शुरू हो जाता है, या टेंशन का ये कह लें, या आपका जो है वो जो बर्निंग है वो शुरू हो जाती है, क्योंकि अच्छा, आप कुछ करने जा रहे फोकस हैं, करके जा रहे हैं। जी हाँ, फोकस हो रहा है। ठीक है, मेन चीज है जो आपका मेन फोकस होता है वो इरादा, और इरादा ही आपको लेके चल रहा होता है। फिर आप जब रेडी होते हैं, आप ड्रेसिंग करते हैं, आप शूज पहनते हैं, उसके बाद जब आप किसी क्लब में, किसी पार्क में जाते हैं, और वहाँ पे आप देखते हैं लोगों को भी, या लोग भी वॉक कर रहे हैं, तो खुद ऑटोमेटिकली आपकी जो है ना वो मोटिवेशन भी होती है, That's good। और वो फिर आपकी जो है फैट बर्न का जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाता है। क्या बात। तो ये चीज जो आपने जिक्र किया ना कि यार वहां पे जो है ना वो हर चीज फील हो रही होती है मुझे, तो फील इसलिए हो रही होती है जब सब लोग देख रहे होते हैं आप, यार ये इससे तो मैं सही हूँ यार, वो फिर आपको और ज्यादा होता है, एनर्जी फील होती है, यार मैं इससे और ज्यादा अच्छी हो सकती है, सही ऐसा होता है। घर में बैठ के क्या होता है, वो टेंशन ले रहा होता है, यार मैं वेट ज्यादा हो गया मेरा, फिगर आउट हुई है। लेकिन जब अपने घर से बाहर निकलते हैं, आप पार्क्स में या क्लब्स में या अकेडमी में जाते हैं, वहाँ देखते हैं आपसे भी और लोग भी ज्यादा वजनी, मोटे, फिगर आउट, तो वो कहते हैं कि हाँ यार उनसे तो अल्लाह का शुक्र है कि मैं बेहतर हूँ, मैं थोड़ी सी मेहनत अगर और करूँ तो मैं और बेहतर हो सकती हूँ। तो डेफिनेटली ये अच्छा, जो आज motivation हमारे है, साथ क्या जी। टॉपिक है वो मैं चाहूंगी ये कदीम खान साहब का जरा इंट्रोडक्शन भी हो जाए, फिर हम लोग अपनी एक्सरसाइज और टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज क्या सिखाएंगे पहले ये बता। देखिए, पहले तो मैं जैसे आपने कहा कि कदीम के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं। नाम इनका कदीम है, लेकिन है ये बड़े यंग है माशाल्लाह। हाँ, हाँ। अच्छा, ये 2015-16 के अंदर मिस्टर कराची और मिस्टर सिंह जो है वो इन्होंने बॉडी बिल्डिंग के अंदर इन्होंने टाइटल विन किया है। मेरे ये स्टूडेंट हैं और बड़े बड़े मेहनती किस्म के, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग ऐसा नहीं है कि जैसे आपने खुद कहा कि वो नेचुरल जो होती है ना, वो नेचुरल चीज़ होती है। और हमारे देखते हुए हम इस फील्ड के अंदर 20-25 साल हो गए हमें इसके अंदर, वो जो नेचुरल नहीं होते ना, वो लोग फिर आते हैं और चले जाते हैं, वो फिर दुनिया से भी चले जाते हैं, क्योंकि हर चीज़ का जो है वो नुकसान है, साइड इफेक्ट है। तो ये बच्चे ने नेचुरल किया। कदीम अब अपने बारे में बताएंगे कि इनका इस जिम भी चला रहे हैं, और माशाल्लाह बहुत से बच्चों को जो है खुद ये ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। पहले मैं ये चाहूंगी कि इनकी थोड़ी वो दिखा दें, फिटनेस वगैरह जो आपने टॉपिक जी है, हाँ। एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं जी। आप यहाँ पर आइए। कदीम साहब जरा सेंटर ये आ गए, बस 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 मेरा काम अब आप बेटर सामने देखिएगा Yes। और देखिए आप ये शुरू हाँ। में, जैसे कि मैं आप कहता हूँ कि पहले वार्म अप हम इसको शुरू करेंगे। हम कार्डियो के लिए, जो कार्डियो मेन चीज़ होती है किसी भी एक्सरसाइज के लिए, जंपिंग जैक होता है, जंप करेंगे, फ्रंट जंप करेंगे आप ओके। किसी भी वार्म अप के लिए, ताकि आपकी बॉडी जो है वो रेडी हो जाए, मसल आपके जो हैं करते रहें, तो थोड़ा सा कंटिन्यू करें, ठीक है। और ये क्या है कि आपका पूरा जो बॉडी है वो वार्म अप हो गया। अब ठीक आप है। फ्रंट कीजिएगा, अगर फ्रंट आर्म मूव करें,
ये रिवर्स कर रहे हैं, आपके शोल्डर, आपके आप ये फ्रंट, वाओ, और कंटिन्यू करते रहिए, ठीक है, 10 टाइम कीजिएगा, ठीक है, साइड रेस। अब ये फुल बॉडी कर रहे हैं, इन्होंने फ्रंट किया, इन्होंने बैक किया, इन्होंने अब ये साइड रेस कर रहे हैं, ये वार्म अप हो रहा है। जी हाँ, ये पूरी बॉडी रेडी हो जाती है। जिस तरह के आप कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले आप इसको लाजमी है कि वार्म अप किया जाए ताकि आपके मसल रेडी हो जाएं, आप इंजरीज से बच जाते हैं। तो देखें आप सही है। और आप ये देखेंगे फ्रंट रेस कर रहे हैं, देन आप क्या करेंगे जब शोल्डर, ये आपके शोल्डर्स में पेन हो रहा होता है, तो उस शोल्डर्स के पेन को खत्म करने के लिए ये हल्का विदाउट वेट, ये वो ट्रेनिंग है जो आप घर में कर सकते हैं। हम आपके पैसे भी बचा रहे हैं। वो खवातीन जो घर, जिनके लिए घर से निकलना ज़रा मुश्किल है, हम वो ये सारी वो एक्सरसाइजेस हैं जो आप घर में, ऑफिस में, कहीं भी कर सकते हैं। वो कहते हैं कम खर्चे में ज्यादा अच्छा। ओके, आज हम क्या कम करें बॉडी का, कौन सा पोर्शन कम करें? देखिए मेन जो आउट होता है, दो चीजें हैं, आपका पेट जिसे और साइड यानी फ्रंट और आपके साइड, ठीक है, ये हम खत्म करेंगे। और कोशिश लोगों का होता है कि यार ये मेरे हिप्स जो है ना बहुत हैवी हो गए, ये बॉडी थाइस, ये वाली जगह, जी हाँ, साइड हिप्स हो गया, थाइस हो गई, ये चीजें। अब हम थाइस के लिए बताएंगे, पहले तो आप जो है वो थोड़ा सा लेट के आप एक्सरसाइज करवा दें, ठीक है, पेट के हवाले से। श्योर, लेट जाए, लेट जाए, यस, बिल्कुल सही है पोजीशन, दैट्स गुड। ये है कदीम खान और हमारे साथ जिम ट्रेनर, बेहतरीन फिटनेस। आप पहले अपर करें, जैसे मोस्टली ये वो एक्सरसाइजेस हैं जो घर पे भी आप कर सकते हैं। ये देखिए पेट को भी बड़ा फिट रखती है, ज्यादा ऊपर नहीं आना, आपने हल्का सब कुछ करना है ताकि अपर एब्स जो है ये उसको फोकस कर रहा है। और आपके अच्छा, इन्होंने लेग्स अभी सीधी ये जरा सा पोजीशन में रखनी है, इसका मतलब देखिए स्ट्रेट करने के अंदर मुश्किल हो जाएगा ऊपर आना, तो थोड़ा सा इसको आप स्ट्रेट रखें ना, करीम स्ट्रेट कर, आप करके दिखाएं, आप जरा ऊपर आना मुश्किल हो रहा है। तो इसलिए स्पोर्ट के लिए हम वो एक्सरसाइज बता रहे हैं जो बिगिनर्स कर सकते हैं, जो नए स्टार्ट करने वाले उनके लिए प्रॉब्लम ना हो। अब वो एक्सरसाइजेस, ठीक है। अब आप ये देखिए, अब ये थोड़ा एक्सरसाइज चेंज हुई है, पूरा ऊपर आ रहे हैं। अब ये सेंटर इनका जो एब्स है ये उसको फोकस है। आप हाथ ऐसे भी रख सकते हैं, आप हाथ गर्दन के पीछे, सर के पीछे भी रख सकते हैं, और अपने हाथ को कदीम अपने नीज पे टच कीजिएगा, उसी एंगल में जाएं दोबारा, और ये देखें पीछे हाथ कर रहे हैं, पीछे हाथ टच करें फ्लोर पे। ये देखें, ये तीसरा जो है किसी भी आप फॉर्मेट में कर सकते हैं, कोई भी पोस्चर में। थाइस इससे काफी फर्क पड़ेगा। ये आपका पेट का है, थाइस का नहीं है। अच्छा, ठीक है। हाँ, ये मैंने आपको 3 पोस्चर बता दिए जो आप कर सकते हैं। ये नीचे नाफ से नीचे का एरिया जो लोअर सबसे ज्यादा आउट होता है, ये वो कर रहे हैं। लेग, 1 लेग फोल्ड करें करीम, 1 लेग फोल्ड करें, ओके, ये देख रहे हैं आप। अच्छा, इसमें आप 1 लेग फोल्ड भी कर सकते हैं, आप लेफ्ट, ठीक है, आप 10 टाइम करेंगे, और नीचे ये आप फ्लोर पे लगेगा नहीं पैर इनका। अब दूसरा पैर करें आप, ये अच्छा, ओके, आपका पाँव जमीन पे नहीं लगना जी, जमीन पे टच होगा तो जो प्रेशर आ रहा है वो खत्म हो जाएगा। तो उस प्रेशर को हम, ये बेली जो आपकी नाफ के नीचे वाली जगह, अगर आप इस तरह की एक्सरसाइज डेली करेंगे तो ये आपका जो है ना, ये बेली आहिस्ता आहिस्ता जितना टाइम आपको इसको बढ़ाने में लगा तो रिमूव करने में भी, अच्छा, मैं ये चीज बिल्कुल सही ऐसी है। और अगर ये चीज आपको ये इजी एक्सरसाइज लगती है तो इसको थोड़ी सी हम इसको हाई लेवल पे या थोड़ा सा मेन पे जाके दोनों डबल लेग्स कर सकते हैं इसको। अच्छा। डबल लेग रेस करें, ये देखें, ये दोनों, ये थोड़ा प्रोफेशनल आ जाता है, यानी थोड़े से हाई। जहां आपको सिंगल में इजीली हो रही है, अगर आप समझते हैं कि बहुत आसानी से कर रहे हैं, तो ये जरा उसका हाई लेवल पे है। तो वो लोग जो एक्सरसाइज कर रहे हैं और वो ग्रेजुअली इस तक पहुंचेंगे, पहले दिन आपने ये एक्सरसाइज नहीं करनी, वरना ये आपके बैक के ऊपर प्रॉब्लम करेगा। अच्छा। इसलिए जो आप 1 लेग हमने फोल्ड किया, 1 लेग से किया, उससे फायदा ये है कि आपकी बैक पे असर नहीं होगा। सो ये चीज आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है वो साइड रेस करें, साइड, ये जो आप ये देखें, ये जो साइड आपका साइज बढ़ जाता है, आपके जो टायर बढ़ जाते हैं जिसे कहते हैं हम, उसको ख़त्म करने के लिए वो एक्सरसाइज है, बहुत आराम से जो है ना वो आप कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आप थोड़ा सा वो खड़े होके वार्म अप हो जाए थोड़े से ऐसे। आपने थाइस का पूछा था, थाइस के लिए वो कर रहे हैं फ्रंट लेग। अच्छा, ये पूरी आपकी जो साइज है ये स्ट्रेचिंग हो रही है। ठीक है, ये आप 4 टाइम नीचे जाएंगे, आप डाउन करें, यहाँ होल्ड करें और काउंट करेंगे 4, 1 2 3 4। ये पूरा आपका फ्रंट और साइड यानी स्ट्रेच आपको फील होगा, एक प्रेशर सा फील होगा आपके मसल्स के ऊपर। ठीक है, That's good, that's अब आप फ्रंट जो है ना स्ट्रेच कर लें, थोड़ा सा लंजेस करें, लंजेस, हाँ ये देखें, ये चीज, हाँ यहाँ रोक के रखें। ये आप देखें पूरा हिप्स पे ऊपर प्रेशर आ रहा है, थाइस के ऊपर। ये करें, ओके, चेंज, ओके, ठीक है, काउंट करेंगे 1 2 3 4। बहुत एक्सरसाइज हल्की है जिसके अंदर आप देखें आपने 10 टाइम करें, 5 दफा आप करें, और अगर आपको हल्का लगता है तो आप दूसरा सेट भी कर सकते हैं। एक बार फिर दिखाओ कैसे किया। ये थाइस कम करने का नाम बहुत से दिखेगा, बहुत इजी। ये आप काउंट करें 1 2 3 4 5, इतनी देर स्टे कर सकते हैं। हाँ, बट देन चेंज करेंगे 4 के बाद, आफ्टर 4 चेंज,
लेग चेंज किया, होल्ड 1 करेंगे 2 3 4 5, यानी कि काउंटिंग भी कर सकते हैं कि आप इतनी देर आप उसको जी हाँ। रोक सकते हैं। आपको फुल देखें पूरा प्रेशर इनकी लेग्स के ऊपर, Yes. थाइस के ऊपर, हिप्स के ऊपर आ रहा है। और ये इससे आपकी थाइस कम हो सकती जी है। हाँ, और इसी को हम साइड पे कर सकते हैं। अगर देखें आपका चीज है जो अगर आप साइड कम करना चाह रहे हैं तो साइड के लिए थोड़ा सा आप इसको लेग्स को मूव करें साइड। हाँ ये देखें ये ओके। अच्छा, इसमें क्योंकि यहाँ स्पोर्ट नहीं है तो थोड़ा मुश्किल हो रहा है, वरना आपको स्पोर्ट अगर कोई भी जगह, कोई अच्छा, किसी को दीवार, कोई पकड़ के वॉल, गए तो जी ज्यादा हाँ, अच्छी तरह आप move हो जितनी सकते हैं, ऊपर, like- जी हाँ, ये आपके साइड हो रहा है क्योंकि यहाँ Okay. थोड़ा ग्रिप का इशू आ रहा है, इस वजह से थोड़ा सा फ्रंट नहीं, फ्रंट भी करें इसमें, मैं समझ गई। फ्रंट ये देखें, ये पीछे तक जाएगी तो और अच्छा हो जाएगा, यानी फ्रंट किक होगा इसी तरह। ये थाइस कम करने की एक्सरसाइज जी है। ये सामने का देखिए, आपका पेट का जो एरिया है फ्रंट का वो कम हो रहा है। हमने वो तमाम एक्सरसाइजेज जो आपके पेट से रिलेटेड हैं, जो आपके पेट को, लेग्स को, थाइस को, देखिए जब कोई भी एक्सरसाइज करते नहीं हो, जब करते हैं ना तो फुल बॉडी आपकी जा रही है, ऐसा नहीं है कि कोई एक होगा। अब आप देखेंगे इन्होंने फ्रंट की कर रहे हैं, इनकी लेग्स भी वार्म अप आ रही है और इनका पेट का भी फोकस हो रहा है। अब बिठा दें हम इन्हें? Sure. आप प्लीज कंटिन्यू आप बैठ जाओ। पसीने आ अच्छा गए जी आपको। नहीं ये आप नाज़रीन जो अभी इन्होंने बताया, स्पेशली आज जो एक्सरसाइज है वो थाइस को और आपके एक्स्ट्रा जो बेली की जो है ना हमारी ये जो एक्स्ट्रा बढ़ जाती है, पेट लटक जाता है, तो इसके लिए बेहतरीन एक्सरसाइज। लेकिन आप इसको कंटिन्यू करेंगे तो आपको इफेक्टिव भी होगा। साथ में डाइट भी बताएं आप ना। देखिए डाइट बहुत ज़रूरी है। मैं हमेशा कहता हूँ कि Juices, आपकी एक्सरसाइज, जी हाँ, जूसेस, देखिए ऐसा भी ना हो कि आप बहुत ही कोई महंगी चीज़ के ऊपर आपको कह दिया जाए। आप वो चीज़ें जो आपके घर में आप इजीली ला सकते हैं या हैं उनको इस्तेमाल करें। खीरा आजकल बहुत सस्ता है, फालसे का जूस आया हुआ है, सीजन वाइज है तो सस्ता भी है, आप फालसे का जूस पिए। देखिए सीजन जो होता है ना, सबसे बेहतर है कि सीजन की चीज़ें इस्तेमाल करें तो फ्रेश होती हैं। आगे असरात भी काफी टाइम तक रहते हैं। अब ये ना समझे कि वो गर्मियों में पी लिया, अब नहीं, वो जब आप उम्र के एक आगे हिस्से में जाते हैं ना, इन्होंने ही कहा था जब आगे वो आपके वो कर रहा होता है। हाँ हाँ बिल्कुल। मैंगो आने वाला है, आने वाला क्या आ चुका है? आ चुका है, थोड़ा सा भी वो है लगा हुआ है, महंगा भी है महंगा है महंगा। तो अब आपने करना है कि मैंगो, फालसा, ये चीजें देखिए गर्मी है, गर्मी में आप फालसा का वैसे ही बहुत अच्छा होता है। तरबूज का बहुत फाइबर टोटल पूरा टोटल आप, और बहुत ही इकोनॉमिकल है, सस्ता है, आप आराम से ठंडा ठंडा करके खाएं, आपको गर्मी भी खत्म होगी और आपको एनर्जी भी। देखिए वो चीजें। और फिर उसके अलावा जो आपने जैसे सवाल किया, अब आते हैं कि जो आपने कहा डाइट, प्रोटीन हो गया आपके, इसके अलावा जो है वो आपकी डाइट सही होनी चाहिए। सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना, जो मैं हमेशा, आप भी कहते हैं कि नाश्ता फकीरों की तरह, बादशाहों की तरह, जो खाना जो है वो सुबह का नाश्ता जो होता है वो आपका बादशाहों की तरह होना चाहिए कि आप जब निकलते हैं तो आप पूरी वीकनेस आपको नहीं होनी चाहिए, आपकी बॉडी जो है ना फुल एनर्जी हो, ताकि आप जब काम करने निकलें तो आपको ज़बरदस्त किस्म का जो है एनर्जी आप बूस्ट हो करें। तो इंशाल्लाह ताला ये चीज़ें लेके रखें और एक्सरसाइज करें। वॉक डेली 1 घंटे की करनी है आपने, अपना टाइम निकालना है 1 घंटा, तो फिर आप देखें कि आपको कोई बीमारी नहीं होगी इंशाल्लाह। 1 घंटा रोज निकालें अपने लिए। लोगों के लिए तो निकालते हैं ना 24 घंटे में से 23 घंटे, आप कोशिश करें 1 घंटा अपने लिए। और आपका बहुत शुक्रिया कि आप इन लोगों के लिए टाइम निकाल के आते हैं। और बेशक ये एक्सरसाइज का थोड़ा सा सेगमेंट होता है, लेकिन ये हमारी हेल्थ को बहुत बूस्ट अप करता है। थैंक यू सो मच राजा नवेद सती साहब, एंड थैंक यू सो मच कदीम खान साहब आपका। और नाज़रीन यहाँ पर लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। गुड मॉर्निंग विद सभी में मैं डिफरेंट सेगमेंट्स यहाँ पर अवेयरनेस के करती हूँ, जिसमें हेल्थ है, यूथ है, ख़वातीन हैं, एंटरप्रेन्योर्स वुमेन्स हैं, हर तरह के स्किल्स वुमेन्स हैं। तो आज मैं यूथ की बात करूं, और बल्कि मैं इकोनॉमिक्स, अपनी जो पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल जो चल रहा होता है वो भी मैं टॉपिक यहाँ डिस्कस करती हूँ। ये पाकिस्तान में जितने भी, मैं ये कहूँगी मॉर्निंग शो, वो रेलिवेंट होते हैं ऑल राउंड, हर चीज़ जो पाकिस्तान में चल रही है या पूरे वर्ल्ड में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है हम डिस्कस करते हैं। और इस वक्त करंट सिचुएशन में मेरी नज़र में, क्योंकि हमारी जो पाकिस्तान की यूथ बेस करती है, आने वाली फ्यूचर को रिप्रेजेंट करती है, लेकिन कुछ लोगों की मैं ये कहूँगी मिस्टेक्स, कोताही या मिसहैप से हमारी आने वाली जनरेशन को ये जो इम्पैक्ट पड़ता है ये गलत है। मेरी नज़र में तो बहुत गलत है, और मैं डंके की चोट पे कह रही हूँ ये गलत है कि ये इस तरह नहीं होना चाहिए। आप इदारों को लेके चल रहे हैं तो इस तरह का इम्प्रेशन बच्चों पे डालना, वो हमें फिर उनकी जवाबदेही भी करनी पड़ती है। आज हमारा मौजूद गुफ्तगू है कि 9-10 के पेपर्स में ये हुआ है कि कुछ बच्चों के सेंटर चेंज कर दिए गए, और वो भी एकदम क्विकली,
और बच्चे क्योंकि लड़कियां हों या खासतौर पे बच्चियां जो हैं उनके पेरेंट्स बाकायदा जब उनको एडमिट कार्ड दिया जाता है और वो पेरेंट्स जाके पूरा मालूम करते हैं कि इस जगह सेंटर है ये, और अगर एकदम सरप्राइज मिल जाए तो बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं। 9 बजे इस बच्ची का पेपर हो तो वो बच्ची 9 का पेपर देने जा रही है और सरप्राइज उसको मिले 8:30 बजे या 8 बजे कि आपका सेंटर ये नहीं है कोई और है। अब वो दौड़ा दाड़ी, अब ट्रैफिक प्रॉब्लम, वो एक तो वैसे ही अपने पेपर की वजह से इतना बच्चे के ऊपर बर्डन होता है, फिर उसको पता चला उसका सेंटर चेंज हो गया तो सोचे क्या होगा। पेरेंट्स परेशान, माँ परेशान, वो गाड़ी वाला परेशान, ऑन द वे पेपर, ये सारी चीज़ें बच्चा फेस करेगा तो हम किसको ब्लेम करेंगे। Then we are discussing about relevant to 9-10 papers. Now we are present. Good morning with सभी। आज मैं इसका मौजूद गुफ्तगू आज मेरा ये है, तो यहाँ पर मौजूद है, एजुकेशन से रेलेवेंट है और ये सारी फेजेस उनकी आंखों से गुजरी हैं। तो यहाँ पर इमरान खालिक मौजूद है IK फाउंडेशन से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे इमरान भाई? अल्लाह का बहुत शुक्र है। और मैं आपसे भी गुफ्तगू मौजूद तो आपने सुन लिया, हमारे एक और भाई भी मौजूद है, स्पोर्ट्स ट्रेनर तो हैं ही हैं और डिफरेंट उसमें चलते हैं, लेकिन स्कूलों से भी उनका बहुत गहरा ताल्लुक है और ऑफ कोर्स उन्होंने भी इसके ऊपर जो है आवाज़ बुलंद की है। यहाँ पर राजा नवेद सती साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है। स्टूडेंट से तो बहुत आपकी कनेक्टिविटी है और स्कूल से भी, और आप भी ये फेजेस देखते हैं। तो सबसे पहले मैं इमरान साहब से पूछूंगी कि ये बताएं कि ये ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, और ये ऐसा होना क्या ऐसे ही कुछ समझने कोई बात नहीं? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि ऐसा होना नहीं चाहिए था। एक बात तो ये है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट 9 और 10 में बहुत ज़्यादा होते हैं और लाखों की तादाद में स्टूडेंट दे रहे होते हैं, तकरीबन 3.5 से 4 लाख बच्चा पेपर दे रहा होता है। एक साइड पे अगर आप ये देखिए कि भाई 3.5-4 लाख बच्चों के जो है पेपर दे रहे हैं, उनमें से अगर कुछ बच्चों का सेंटर जो है रातों रात मतलब चेंज हो गया तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये जिसके घर का एक बच्चा है वो तो उसकी पूरी कायनात है। बिल्कुल, तो उसके लिए तो फिर ये बहुत बड़ी बात है ना, क्योंकि वो अब वही बच्चा उठ के गया स्कूल में पेपर। अब कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो शऊर रखते हैं कि वो उनको पता है कि 9:30 बजे पेपर स्टार्ट होना है, तो वो घर से पहले पेपर में 8 बजे निकल जाते हैं कि भाई 8:30 बजे पहुंच जाते हैं। तो उन बच्चों के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी कि वो वहां पहुंचे होंगे, तो उसके नियर बाई सेंटर था, कोई बहुत दूर नहीं था, तो वो तकरीबन 9 बजे तक पहुंच गए होंगे। लेकिन वो बच्चा जो कि निकला ही घर से देर से था, 9 बजे निकला, 9:15 बजे निकला था, ऐसे भी बच्चे होते हैं जो डायरेक्ट पेरेंट्स के साथ नहीं जाते, खुद जाते हैं, तो उसका तो फिर पेपर जो है वो डिले हो जाता है। लेकिन उसके लिए तरीकेकार ये हुआ कि कुछ मराकिज़ में जहाँ से ये ऐसा हुआ कि बच्चा लेट पहुंचा, तो उधर ये हुआ था कि उन लोगों को इजाफी टाइम दिया गया था कि मकसद ये कि जैसे अगर कोई बच्चा 9:30 बजे से थोड़ा लेट हो गया, 10 बजे तक पहुंचा सेंटर चेंज होने की वजह से, तो उसको फिर पेपर जो है वो आधा घंटा लेट लिया गया था। अच्छा, ये जिस तरह अभी मैं चाहूंगी कि अगर अर्श जो है वो एक कॉल लगा दे, खालिक उनका नाम है खालिद शाह साहब के बेटे तारिक शाह साहब को, तो एक जरा सा और भी एक क्योंकि वो एसोसिएशन को रेलेवेंट है, तो मैं चाहूंगी उनको भी अगर कॉल पे लगा दे तो बहुत बेहतरीन हो जाएगा। नवेद साहब, आप क्या इस पर क्या रोशनी डालते हैं कि ये जो मिस्टेक हुई, एक बच्ची है उसका 9 बजे पेपर है, वो खुद 9:30 बजे पहुंच रही है, तो वो बच्ची किसको ब्लेम देगी? देखिए, बिल्कुल सही है। और मेरे भाई ने जैसे क्या कहा कि ये बहुत बड़ा नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, और हमने ये देखा है, हम क्योंकि 26 साल तो मुझे भी हो गए इस फील्ड के अंदर, कि हम कितने एग्जामिनेशन खुद भी दिए पेपर इसी सिस्टम में, मैट्रिक का, इंटर का, कराची से ही सब कुछ हुआ। ये मुसलसल हर दफ़ा ही हम ये देख रहे होते हैं, न्यूज़ में आ रहा होता है कि यार सेंटर चेंज हो गए, बच्चों को पता नहीं है। अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ जो होती है वो पेरेंट्स के लिए बड़ी परेशानी होती है, और आजकल के दौर में अगर उनके फादर या किसी के भी जो है वो जॉब पे जाते हैं, तो उनके लिए मैनेज करना बड़ा मसला होता है कि यार हम किस तरह बच्चे को छोड़ें और कहाँ छोड़ना है। अच्छा, अब हम चले जाते हैं कि चले जो होना था सो हो गया, लेकिन 15 हमें जो न्यूज़ मिल रही है कि वो आखिरी यानी 4 दिन पहले तक जो है वो उनकी फीस ली जा रही है, यानी कि उनके जो फॉर्म जमा हो रहे हैं, और 15,000 बच्चों के जो है वो फॉर्म जमा हुए हैं जिनको एडमिट कार्ड नहीं दे सके। जो न्यूज़ आ रही है, जो अंदर के लोग हैं, कुछ हमारे दोस्त हैं जो बोर्ड में ही होते हैं, उन्होंने कहा कि देखिए आजकल एजुकेशन बाज़त कर कहना पड़ेगा कि एक पैसा क्या कमाने का हो गया। हर चीज़ के अंदर आप फॉर्म लेने जाते हैं तो ये इसकी फीस है, उसकी फीस है, और इतनी ज़्यादा फीसेज हो गई हैं कि वो फीसें दे के भी बंदा परेशान हो जाता है। लेकिन मैं एक बात नवेद साहब, देखिए एक रूल है ना कि एक आपको स्कूल में आप जब प्राइवेट में पढ़ रहे हैं तो ऑफ कोर्स आपको मंथली फीस देनी है, ये तो एक रूल ही है। हाँ, एक्स्ट्रा कोई चार्ज लेता है वो ब्लेम आउट कर सकते हैं। और मैं तो चाहती हूँ 3 महीने पहले, मुझे अच्छी तरह याद है जब हमने 9-10 के पेपर दिए थे, तो
पेपर अभी 3-3 महीने दूर थे, हमसे पहले एक फॉर्म जो है सबमिट करवा देते ताकि हम लोग बैकअप में हर चीज क्लियर है। हमारे साथ मौजूद है जी हाँ तारिक शाह साहब जी, एजुकेशन की एसोसिएशन माशाल्लाह पूरे स्कूल्स की लेके चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई। तारिक भाई, जो ये सेंटर्स चेंज हुए 9-10 के, आप क्या कहना चाहेंगे, ये हम किसको ब्लेम करेंगे? असल में देखें, ये निज़ाम बहुत अरसे से चलता हुआ आ रहा है और उस निज़ाम के अंदर जो है वो मिस मैनेजमेंट जो है वो हमेशा से हमने देखी है जी, चीज़ों में होती रही है। और इसमें शायद मैंने जो इस बार बहुत क्लोजली इन मामला को देखने की कोशिश की कि इन मामला को सही कैसे किया जा सकता है, तो मैंने ये चीज़ ही देखी कि ये वाहिद पूरे पाकिस्तान में एक बोर्ड है जिसके अंदर 4 लाख बच्चा अपेयर होता है एट वन टाइम। ये किसी भी पूरे पाकिस्तान के बोर्ड में ऐसा नहीं होता, इतनी तादाद के अंदर बच्चा जो है एक बोर्ड के अंदर अपेयर हो। तो एक तो हमें ये भी देखना चाहिए क्या आया जो बोर्ड है ये इसको सही तरह मैनेज करने के लिए कैपेबिलिटीज या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर रखता भी है कि नहीं रखता है। और अगर एक ही बोर्ड को ही मैनेज करना है तो फिर हमें जो है वो इनका स्टाफ और इनके इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि 550 सेंटर्स को मैनेज करना आम बात नहीं होती कि कोई भी एक बोर्ड जो है वो मैनेज कर ले। तो मेरी तो तजवीज़ अब जो डेवलप हो रही है वो यही है कि कराची एक बहुत बड़ा शहर बन चुका है, एक बहुत बड़ा हब है, इसके अंदर 2 बोर्ड होना लाजमी है, क्योंकि एक बोर्ड जो है वो इतने लंबे एरिया को या बड़े एरिया को केटर नहीं कर सकता। तो मेरी जो तजवीज़ हुकाम बाला से यही रही है, बल्कि हमने तो अभी सीएम साहब से अपील भी की है कि कराची के अंदर जो है वो 2 बोर्ड का क़याम अमल में लाया जाए ताकि बेहतर तरीके से निज़ाम जो है वो बनाया जा सके। अच्छा तारिक भाई, यू आर प्रेसिडेंट ऑल सिंध प्राइवेट एसोसिएशन, क्या आपने ये पहली बार या बार बार ये हो चुका है तो आपने कभी उनको इंडिकेशन नहीं किया, ये पहली बार हुआ है? नहीं, ये तो हर साल, ये तो मैंने आपसे कहा ये प्रैक्टिस बन चुकी है हर साल की कि मिस मैनेजमेंट जो है ये हमेशा से नजर आती रही है। लेकिन जब हमने इस साल बहुत क्लोजली देखा तो हमने भी यही कंक्लूड किया कि एक बोर्ड को कितने सारे बच्चे जो है वो मैनेज करना मुश्किल काम है। अच्छा, यानी देखिए अगर घर में मेहमान ज्यादा आ जाएं तो आधे मेहमानों को खाना नहीं खिलाया जाता कि सारे मेहमानों के लिए अरेंज किया जाता है। सरप्राइज तो नहीं था ना कि ये इसे अरेंज करना मुश्किल है। सॉरी टू से, यू आर प्रेसिडेंट ऑल सिंध प्राइवेट एसोसिएशन। तारिक साहब सॉरी मैं यहाँ पर जरा सा मैं कहूंगी कि ये कोई सरप्राइजली नहीं हुआ कि अचानक मेहमान आ गए। यार ये पता है 9-10 के पेपर हो रहे हैं, तो इसको आपने कहा हर साल भी होता है क्योंकि यू आर रेलेवेंट एजुकेशन से आपका एक ताल्लुक है, स्कूल आप रन करें, तो ये तो होना ही नहीं चाहिए। वाई आप इतना, हम लोग इतने आराम से कि ये जी स्कूल ज्यादा है, ये स्टूडेंट ज्यादा है, हमारे पास क्या ये लफ्ज होना चाहिए? ये कुछ सरप्राइज तो नहीं हुआ? ये तो हर साल 9-10 के पेपर होते हैं। सॉरी टू से। बिल्कुल, मैं आपकी बात बिल्कुल 100% एग्री करता हूँ, ये सरप्राइज नहीं है। और उसकी मिस मैनेजमेंट का जो कसूरवार है वो बोर्ड ही है। बोर्ड को जब सारे अख्तियार दिए जाते हैं कि आप मैनेज करें, और साल से ये करते आ रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। लेकिन आपने मुझसे हल पूछा तो मैंने आपको हल बताया कि इस हल में यही है कि एक बोर्ड मैनेज नहीं कर सकता, इसके लिए 2 बोर्ड नेक्स्ट ईयर से होने चाहिए, या कोई 2 इनके सेक्टर होने चाहिए जो डिस्ट्रिक्ट वाइज डिवाइड हो जाए, जो मैनेज कर सके। क्योंकि एक बोर्ड जब तक रहेगा ये मसाइल भी जब तक ही रहेंगे, ये खत्म नहीं होने वाले मसाइल। बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपको पता है तारिक साहब बहुत सारे बच्चियां डिस्टर्ब हुए हैं, और आपको पता है हमारी कराची का इस बार मैं आपको बताऊं सबसे ज्यादा मसला जो आया वो ऑनलाइन जो इन्होंने किया इस बार एडमिट कार्ड्स को और एनरोलमेंट को, उसके अंदर तो इतने लूप होल्स नजर आए, इतने बहुत सारे मसाइल के बच्चों के एडमिट कार्ड नहीं निकले तो उनमें सब्जेक्ट गलत थे, और बच्चों के बहुत सारे सेंटर एलोकेशन में मसले आए। तो ये मसले तो आए इस बार, और बहुत ज्यादा परेशान हुए बच्चे कि वो सेंटर ढूंढते रहे, लास्ट मोमेंट पर सेंटर भी चेंज हुए क्योंकि उनके अलॉट ही नहीं हुए थे, या एक सेंटर के ऊपर जो है एक्सेस बच्चे भेज दिए गए, तो वो एक कैपेसिटी एक बिल्डिंग की, उससे ज्यादा अगर बच्चे भेजेंगे तो वो वहां बैठा ही नहीं सकते। लास्ट मोमेंट रातों रात फिर दूसरे सेंटर हुए, बच्चे सुबह प्रीवियस सेंटर में पहुंचे, वहां से गाइड करके उनको नए सेंटर में भेजा, तो टाइम भी वेस्ट हुआ बच्चों का। ये मिस मैनेजमेंट तो बहुत हुई है। अच्छा तारिक साहब, हमारे साथ इमरान खालिक साहब मौजूद हैं, उनसे जरा आपसे बात करेंगे जी। अच्छा इमरान भाई ये कैमरे के पास। अस्सलाम तारिक भाई। वालेकुम जनाब।
तारिक भाई, ये जो आपने तजवीज़ दी है जो लोड को कम करने की सेंटर वाइज, ये आपने बहुत ज़बरदस्त तजवीज़ पेश की है। मेरे ख्याल से जैसे 7 अजला कराची के बनाए हैं, तो अगर इसको 7 अजला में सिस्टम को वो कर दिया जाए डिस्ट्रीब्यूट, तो मेरे ख्याल से इसका बड़ा अच्छा इम्पैक्ट आएगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ प्रेसिडेंट थे ऑल सिंध प्राइवेट एसोसिएशन के तारिक शाह साहब, बहुत शुक्रिया तारिक भाई। अच्छा जी, इन्होंने अच्छा मैक्सिमम तारिक भाई, इमरान भाई ये बताइए कि कम से कम जब ये एडमिट कार्ड का जब आना होता है 9-10 का, तो कम से कम फॉर्म बच्चे का कितने महीने पहले फॉर्म सबमिट किया जाता है कि भाई आप इसके ये पेपर देंगे, परफॉर्मा हो या जो भी फॉर्म हो, वो कितने महीने पहले बच्चों को इंडिकेशन किया जाता है कि आप 9 के पेपर में जा रहे हैं? देखिए, इसमें एक सबसे पहले बात तो ये है कि जब बोर्ड के पेपर्स हो रहे होते हैं, तो जब रजिस्ट्रेशन होती है तो वो तो रजिस्ट्रेशन तो बहुत पहले बच्चों की कर दी जाती है। कितने पहले? 1 महीना? तकरीबन आप समझिए रजिस्ट्रेशन तो पेपर से 6 महीने पहले हो जाती है। 6 महीने में रजिस्ट्रेशन हो जाती है। फिर एग्जामिनेशन की फॉर्म की जो डेट शीट होती है पेपर से तकरीबन 3 महीने पहले से आना शुरू हो जाती है। तो रेगुलर में तो इसका कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, क्योंकि देखिए जो सरकारी स्कूल है वहां तो फ्री एग्जामिनेशन फीस, कोई फीस नहीं है। सरकारी स्कूल्स में, सरकारी कॉलेजेस में कोई फीस नहीं लेते बच्चे से जब वो फ्रेश होता है, यानी जब पहली दफा पेपर दे रहा हो, दूसरी दफा पेपर दे रहा हो, तो कोई पैसे नहीं होते फर्स्ट या सेकंड में, जब वो फ्रेश होता है। अब बात आई प्राइवेट, तो प्राइवेट स्कूल्स में तो ये होता है कि फीस तो कोई बच्चा लेट देता ही नहीं है, सब बच्चे पहले से पहले फीसें भर देते हैं। तो अब यही बात हैरानकुन है ना कि अगर ये मसाइल आए तो प्राइवेट में, क्योंकि प्राइवेट के जो पेपर जो फीसेस होती हैं वो एंड तक जमा हो रही होती हैं। आप आखिरी दिन तक फीस को जमा करा सकते हैं, 1 दिन पहले भी, चले वो हमारी गलती है, हो सकता है भाई हमारे पास पैसे ना हो, हम जमा ना करा पा रहे हो, मे भी पॉसिबल कि हमारे पास जो है टाइम नहीं हो रहा, हम नहीं जा पा रहे हो, या हम अपनी सुस्ती में ना जा पा रहे हो। तो वहां पर प्राइवेट स्टूडेंट्स का अगर ऐसा हो तो समझ में आता है। रेगुलर स्टूडेंट में इसलिए नहीं होता कि बच्चा फीस, स्कूल की फीस पेरेंट्स लेट कर सकते हैं, लेकिन कभी भी एग्जामिनेशन फीस, इनरोलमेंट फीस को लेट नहीं करते। अच्छा, यानी कि मैं सती साहब, क्या ये गवर्नमेंट आपके जब प्राइवेट स्कूल की जब इन्होंने बात की, चले हम उधर आ जाते हैं कि प्राइवेट स्कूल वाले जाके पेमेंट उनको कितना इंडिकेशन किया जाता है या अल्टीमेट किया जाता है कि प्लीज सबमिट द फीस एंड देन आई विल प्रोवाइड यू ऑल एडमिट कार्ड्स स्टूडेंट्स के देंगे वो आपको, तो वो कब तक वो इंडिकेशन दे देते कि प्राइवेट स्कूल वाले जो है इस दिन जो है ना तमाम रजिस्ट्रेशन क्लियर कर दें, उनका क्या आता हो सिस्टम होता है? देखिए, ये तो जैसे कि भाई ने जवाब दे दिया कि प्राइवेट या गवर्नमेंट का कोई इशू नहीं होता। ये होता है जो प्राइवेट जो कैंडिडेट होते हैं, जो आखिरी वक्तों के अंदर, जिनको होता है ना कि आखिरी वक्त पे अंदर जाके उनको जागते हैं कि यार पेपर दे दो, ठीक है, वहां जो फीस जमा होती है। अब ये देखिए जो न्यूज आ रही है वही है कि आखिरी जो 4 डेज के अंदर जो आपके 15,000 वो लोग जो रजिस्टर्ड हुए जिनकी फीस डबल लेट फीस है, यानी अगर 1000 है तो 2000 हो गई फॉर एग्जांपल, तो डेफिनेटली वो बोर्ड ऑफिस को भी फायदा है उसका, जब पैसे आ रहे हैं तो पैसे आने दे। तो लेकिन इसमें फायदे के साथ साथ एक मुस्बित पॉलिसी ये भी है, बच्चे का साल बच रहा है। क्योंकि अगर उस बच्चे का देखिए फीस डबल भी देते हैं तो मैं समझता हूँ कि अगर किसी का साल बच रहा हो तो आप 4 गुना भी फीस दे सकते हैं सर। और मैं एक बात स्कूल की फीस के अंदर ये होता है कि मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैं खुद स्कूल के फील्ड से ताल्लुक रखता हूं और मेरे जितना भी सर्कल है सारे स्कूल के ऑनर्स वगैरह हैं, मैं आपको बताऊं कि प्राइवेट स्कूल के बारे में ये कहा जाता है ना कि भाई ये लोग जो है ये माफिया हैं और ये आपकी खाल उतार देते हैं। मैं आपको ये बात बता रहा हूँ लिटरली कि मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ होता है कि अगर स्कूल के अंदर 9 मैट्रिक के 100 बच्चे जा रहे होते हैं, कुछ के 100 बच्चे जा रहे थे, कुछ के 200, कुछ के 500, क्योंकि ये ऐसा नहीं होता कि आपके भाई एक बच्चे ने फीस दी तो आपने जमा करा दी बोर्ड में जाके 2 ने, इसका बाकायदा पे ऑर्डर बनता है तमाम बच्चों का। तो स्कूल वाले बहुत से इस तरह होते हैं, उनको पता है कि 9 में हमारे पास इतना बच्चा एनरोल्ड है, चाहे 100 बच्चा है, चाहे 200 है, वो अपने पास से उनका जो है वो फीसेस जो है उनको पता है फॉर्म जाने हैं, तो वो फीसेस अपने पास से पे ऑर्डर बना के आगे भिजवा देते हैं, ठीक है। फिर बच्चा जो है वक्तन फवक्तन दे देता है, कोई बच्चा टाइम पे देता है, कोई लेट देता है, लेकिन ओवरऑल 90% कलेक्शन जो होती है वो फौरन आ जाती है, 10% थोड़ी सी आगे पीछे होती है लेकिन आ जाती है। तो वो फॉर्म जो होता है वो तो वक्त पे ही चले जाते हैं सारे। अच्छा, ये जिस तरह आपने इंडिकेशन किया कि अच्छा है प्राइवेट स्कूल, अच्छा ये प्राइवेट स्कूल फी के ऊपर वो करता है कि आपको प्लेंटी लगेगी या गवर्नमेंट प्लेंटी लगाती है? गवर्नमेंट में तो फ्री हो गया ना, जैसे जिक्र किया, और ये आजकल जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, आई थिंक फर्स्ट ईयर तक जो है वो विदाउट फीस है, कोई फीस नहीं है, सेकंड ईयर तक बुक्स भी फ्री दे रहे हैं, गवर्नमेंट दे रही है। इस साल से बुक्स फ्री नहीं देंगे, इस साल से जो है वो अमाउंट दी जाएगी कैश में, कि बच्चा खुद जाके खरीद ले, कैश दे दिया जाएगा उसको। इस साल से अप्रूव हो चुका है ये, कि मतलब पहले ही होता था ना कि आपको फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, 9, 10 में बुक्स प्रोवाइड किया थी, अब आपको एक वजीफा दिया जाएगा, आप खुद जाके परचेज। अच्छा इमरान भाई, मैंने एक चीज नोट की कि बच्चे ही नहीं बल्कि स्कूल, प्राइवेट स्कूल के टीचर्स भी परेशान हुए और सब जो स्कूल, जिनके स्कूल से रेलेवेंट बच्चे थे वो भी परेशान हुए ये चेंज करने पे, वो लोग इस चीज़ में कोई हैप्पी नहीं है।
वो लोग भी परेशान असल हुए। में ये इत्तेफाक Impression खराब होते हैं एक ना। सिंपल सी चीज होती है ना कि जिसके जैसे अगर मेरे एक बेटा है या एक बेटी है या मेरे आपकी है या किसी का भी है, तो हमारी टोटल कायनात यही है। अब बजाय आप ये बोले 4 लाख लोगों में से 2 बच्चों के साथ हुआ है, तो भाई हमारी तो टोटल कायनात यही है ना। अगर हमारे साथ हुआ है तो हमारे लिए ये बहुत बड़ी चीज है, तो अल्लाह ना करे किसी और के साथ हो तो उसके लिए बड़ी चीज है। क्योंकि एक बच्चा अगर एक जगह जाता है और उसके बाद उस जगह से दूसरी जगह जाता है, और हमें ये पता है कि सेंटर उसके प्रेमिसेस के करीब ही है, लेकिन आने जाने के टेंशन में बच्चा उसको भूल सकता है जो उसने याद किया हुआ है, घबराहट में उसके जहन से निकल सकता है, और ये जिस तरह की गर्मी है तो वो अच्छा tension में आ चले, सकता ये है। तो अलग है। चीटिंग इस बार ज्यादा हुई है क्या नहीं? चीटिंग इस बार देखिए, मैं पहले भी कई दफा आपके ही प्रोग्राम में और कई प्रोग्राम में बोल चुका हूँ। अभी लास्ट टाइम एक प्रोग्राम में मैंने इसी के बारे में बात की थी, तो काफी पेरेंट्स मेरे नाराज हो गए थे, दोस्तों यारों में भी नाराज हो गए थे, बल्कि मिसेस के पास भी कॉल आई थी खानदान से, यार ये क्या बात बोल रहा है। खैर बहरहाल थोड़ा सा हल्का हाथ रख के अगर बोला जाए तो चीटिंग वाकई में कम हुई है, क्योंकि मैंने हमेशा से एक ही बात देखी है, जो आप ये देखें कि चीटिंग 9-10 में अमूमन सबसे ज्यादा होती है, 9-10 के अंदर। नवेद साहब क्या जी, कह रहे 9-10 हैं? सबसे देखिए, ज्यादा। बिल्कुल सही, उसकी बिल्कुल बुनियादी वजह ये है कि आप देखें 9-10 का रिजल्ट भी 70% आता है, 70 to 75% के दरमियान कहीं होता है। इंटर में थोड़ी सी नकल कम होती है क्योंकि थोड़ी सख्ती ज्यादा होती है कॉलेजेस में जरा, तो वहां से हमारा जो आ जाता है 30 to 35% के दरमियान आ जाता है। यूनिवर्सिटी के अंदर चले आए तो वहां नकल का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो अभी आपने देखा होगा एडीसी का रिजल्ट आया है 13% रेगुलर का आया है, और प्राइवेट का मैं 20 साल से एजुकेशन सिस्टम में मैंने फर्स्ट टाइम देखा 3% रिजल्ट है पासिंग मार्क्स, क्योंकि यूनिवर्सिटी में नकल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मेन चीज हमारा भी कसूर है, हम बच्चों को ये कहते थे कि भाई 9-10 में होगा नकल होती है। अब वो बच्चा नकल नहीं भी होती तो भी कहीं ना कहीं रख के लेकर आएगा, निकालने की करके कोशिश करेगा। इंटर में हम कहते हैं थोड़ी बहुत होती है तो वो थोड़ा हल्का हाथ रखे। ग्रेजुएशन में हम कहते हैं भाई सोचना भी नहीं नकल का, तो बच्चा सोचता भी नहीं नकल का। बहुत प्यारी बात की है कि जिस तरह हम उसे फोल्ड करेंगे, क्योंकि उसका कोई कसूर नहीं होता, हम जैसे उसको इमेज दिखाएंगे वो उसी इमेज को फोकस करेगा। बहुत प्यारी बात, एज अ टीचर है तो वो वही सही और ट्रूली बात की है। उन्होंने कोई इसके अंदर पर्दा भी नहीं रखा कि गलती हमारी ही है, चाहे पेरेंट्स हो या उस्ताद हो, अगर जो विजन हम दिखाएंगे बच्चा वही फॉलो करेगा। जाते जाते इनके छोटे छोटे मैसेज लेते हैं। नवेद सती, हमारे साथ ये कैमरा आपका है, आप गवर्नमेंट को या पेरेंट्स को या जो भी ये एक डिजास्टर आया है ये कहूँगी बच्चों के लिए, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, अब जो होना था सो हो गया, लेकिन मैं गवर्नमेंट को आपके चैनल के वजह से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि नेक्स्ट जो कमिंग ईयर्स है उसके अंदर एक प्रॉपर सिस्टम के साथ आप इस एग्जामिनेशन सिस्टम को लें, और ये पहले से जो है वो बच्चों के रजिस्ट्रेशन और इनके जो फॉर्म्स देने हैं, जो एडमिट कार्ड्स देने हैं, वो ताकि एक डेट से पहले, कम से कम 1 वीक से पहले जो है वो हर एक को पता होना चाहिए कि मेरा सेंटर कहाँ है, मुझे कहाँ एग्जाम देने जाना है, मैंने अपने बच्चे को लेके कहाँ जाना है। तो ये एक आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ को फॉलो किया जाए प्लीज। ओके, थैंक यू राजा नवेद सती साहब। और मैं इमरान खालिक साहब, प्लीज ये कैमरा है, मैसेज दें जिनको दिल करता है देने। मेरा पैगाम तो यही है, जैसे तारिक शाह साहब ने बड़ी अच्छी सजेशन दी कि इसको, क्योंकि बोर्ड वाली जो बात की, तो बोर्ड तो चलो आगा खान बोर्ड भी मौजूद है आपका, और अभी ये ज़ियाउद्दीन बोर्ड भी आ गया है, लेकिन जो उनकी ये सजेशन है कि इसको डिस्ट्रिक्ट वाइज कर दिया जाए। 7 अजला हैं तो 7 अजला के से इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, तो फिर ये जो मिसहैप्स हैं ये कम हो जाएगी। और दूसरी बात ये कि बच्चों को, पेरेंट्स से मेरी गुजारिश है कि बच्चों को नॉलेज की तरफ लेकर आए, परसेंटेज की तरफ लेके इतना फोर्स मत करें कि वो दीगर जराए ढूंढे, या आप खुद दीगर जराए ढूंढे कि बच्चे को नकल कराए, या क्योंकि ऐसे बच्चे का फिर रिजल्ट जो होता है वो ऐसा ही आता है कि जैसे आपने भी देखा कि जो बच्चे बगैर पेपर दिए या 2 पेपर दे के अभी जिनको आगे जम लगाई गई थी, तो आगे जाके उनको साथ क्या हुआ। ओके, ये बहुत ज़रूरी है, हमें फॉलो अपने बच्चों के ऊपर ज़रा शेल्टर के तौर पे उनको फॉलो करना है बच्चों को, ताकि वो बच्चे कहीं इधर उधर ना भटक जाएं। लेट्स सी, थैंक यू सो मच इमरान साहब और नवेद साहब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, क्योंकि ये सेगमेंट यहाँ पर क्लोज, और मज़े मज़े के खाने और खूबसूरत सी खुशबू मेरे स्टूडियो में मौजूद, यहाँ पर शेफ़ आ चुकी हैं। तो लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सबीज, और ये है सबीज किचन और मजे मजे के खाने यहाँ पर बनते हैं। तो आज मेरे साथ तो मौजूद है खतीजा मोनेज। अस्सलाम वालेकुम। प्यारी बहन, खूबसूरत सी स्माइल इनकी है, और इन्होंने देखे, मैं सोच रही थी कि वहाँ जाके मैं लाइवली जो है खतीजा से कुकिंग कराऊंगी। जब मैं यहाँ आई तो इसने आधा काम कंप्लीट कर लिया, तो वो रीजन भी ये खुद ही बताएंगी कि क्या है। जी बताएं, आज डिश का नाम क्या है? मैं बना रही हूँ काली मिर्च कढ़ाई।
काली मिर्च, यार काली मिर्च तो बड़ी फायदेमंद है। जी बिल्कुल। काली मिर्च कढ़ाई, अच्छा जी, ये आपने पहले से क्या कर दिया? वो बताओ। मैंने इसमें क्या नाम है, ऑयल के अंदर पहले चिकन को फ्राई किया था। फ्राई है। करने के बाद मैंने इसमें टमाटर डाल दिए थे कि चिकन जो है वो जल्दी से टेंडर हो जाता है और सॉफ्ट रहता है। अच्छा, वो मैं ये कड़क नहीं सोच रही होता। थी कि ये पानी डाला है, तो वो पता चला ये सिर्फ कितने टमाटर डाले थे? कितना? इसमें आधा किलो टमाटर है, जब भी उसका और एक पाव पानी दही है। ओके। इसमें वो बड़ी प्यारी टमाटर खुशबू वगैरह आ रही कुछ भी नहीं डलता। अच्छा हाँ जी, प्याज के बगैर ये पकती है। अच्छा, इसमें प्याज नहीं है, जस्ट नहीं। ओनली इसके अंदर टमाटर और दही। अच्छा, सबसे पहले मेरी प्यारी बहन ने इसको फ्राई करके निकाल दिया। नहीं नहीं, इसके अंदर फ्राई नहीं? किया। फ्राई करने के बाद हमने इसमें टमाटर डाल दिए, अच्छा, और ओके। टमाटर जब हल्के से हो गए ना सौते, तो फिर हमने इसमें दही डाल दिया। बस अभी यही चीजें डाली, और हल्दी और नमक। अच्छा, इसको जब तक होने दो, हम जरा इस तरफ आते हैं। इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स मजीद डालेंगे? ठीक है जानी, आ जाओ यहाँ पर। इसमें क्या क्या है? जी, इसमें हमने नमक और हल्दी डाल दिए। हम इसमें डाल देंगे गरम मसाला, ठीक है। 1 टेबलस्पून। ब्लैक पेपर डालेंगे 1.5 टेबलस्पून, क्योंकि काली मिर्च फ्राई बन रही है ना, तो ज्यादा डालेंगे। ब्लैक ज्यादा ठीक है, डालेंगे, ओके। तो वो डालेंगे हम। इसमें जीरा पाउडर डालेंगे, इसमें धनिया पाउडर डालेंगे, और भुना कुटा जीरा है, इसको पहले हमने रोस्ट किया है। रोस्ट करने के बाद हल्का सा ये कुटा किया है, तो ओके। ये हम इसमें लास्ट में डालेंगे। हरी मिर्च और लेमन, ये 3 चीजें हमने लास्ट में डालनी है इसमें, ठीक है। क्योंकि इसका फ्लेवर इसी के साथ आता है, जीरे के साथ। अच्छा, इसमें- अच्छा, इसके साथ फ्लेवर जी ज्यादा हाँ जी, क्योंकि मजेदार। ये भुना हुआ है ना, इसको रोस्ट कर दिया गया है। तो रोस्ट करने के बाद जब हम इसमें डालेंगे तो दम पे रखेंगे, तो इसकी और मजीद खुशबू आएगी। वाओ, जबरदस्त। और ये जब ये डलेगा तो फिर इसका अरोमा भी चेंज हो जी जाएगा। बिल्कुल, अभी तो different आ ही लगेगी। रहा है। अभी तो बिल्कुल डिफरेंट लग रही है ना, कि हाँ। येलो येलो सी है। जब इसमें ब्लैक पेपर ऐड हो जाएगा, ये सब चीजें ऐड हो जाएंगी, तो ये बिल्कुल क्या डिफरेंट बात। हो अच्छा, जाएगी। ये अभी इसको कितना सुखाना पड़ेगा? बस थोड़ा सा और, बाकी हम फिर सामान अच्छा, डाल जब देंगे मैं सब कुछ। मुझे ये बताएं, कितने साल से खतीजा आप ऑनलाइन काम कर रही हैं? मुझे अब 6 साल हो गए हैं, माशाल्लाह, 6 साल। और किस नाम से कर रहे हो? केक एंड ग्लेज के नाम से। केक एंड ग्लेस, यानी कि आप बेकिंग भी करते हो? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। वाह, जबरदस्त, ये भी अच्छी बात है। अच्छा, काफी हद तक डन हो गया है। जी बिल्कुल। हम नहीं चाहते पानी सारा सूख जाए और फिर ये ना हो, फिर हमें यहाँ पर मसला हो। लेकिन इन्होंने जिस तरह ये काली मिर्च कढ़ाई, जी, चिकन कढ़ाई कह सकते हैं, बकरी की कढ़ाई भी कह सकते हैं, बिल्कुल। मटन भी, जो भी ये किसी में भी आप पका सकते हैं, लेकिन अच्छा। ये है कि चिकन में झटपट पकती है ये। और ये काफी हद तक डन हो चुकी जी है। बिल्कुल। बस हम इसमें अब स्पाइसेस डालेंगे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये जी इन्होंने रेडी कर लिया मेरी प्यारी बहन ने। ओके, अच्छा मैं जरा ये करती हूँ जरा। हाँ, नाज़रीन, यू लुक एट दिस। इन्होंने सबसे पहले जिन नाज़रीन ने अभी वीनस एजी टीवी चैनल ऑन किया है, मैं रिपीट कर देती हूँ, ये बन रही है क्या हो, काली मिर्च कढ़ाई। चिकन कढ़ाई, काली मिर्च कढ़ाई। yes। हाँ, अब आपकी मर्जी, आप किसी में बनाए। अब इसमें हम डाल देंगे धनिया पाउडर, धनिया पाउडर, ओके, काली मिर्च, और काली मिर्च, जो इसका नाम है काली मिर्च कढ़ाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके, जीरा पाउडर, जीरा पाउडर, ओहो, और गरम मसाला। गरम मसाला स्पाइसी है जरा। जी, क्योंकि इसमें लाल मिर्च नहीं है ना, तो हमने अच्छा। इसी के साथ करना है इसको। आ जाओ अनी, जरा ये इस तरह का स्पून जो है ना, मुझसे संभाला नहीं जाता। इसको पोलियो के कतरे देने हैं। ये आप लोग जरा बहुत प्रोफेशनली है ना। जी बिल्कुल। तो हम लोग, मुझे तो लकड़ी का या तो स्टील का होता है, तो उससे जरा सा पकड़ने में, हैंडल करने में आसानी होती है। मैं घर में वैसे लकड़ी का इस्तेमाल करती हूँ। नहीं, चाहे मैं तो अल्लाह गोला का शुक्र है हर चम्मच इस्तेमाल हो जाता है। है चम्मच। ये जो चम्मच है ना, जब चम्मच है, खैर है, कोई बात नहीं। अच्छा, इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है, एक बार रिपीट कर दे जानी। जी, इसमें हमने डाला था ऑयल। ओके, ऑयल के अंदर डाल दिया था चिकन। चिकन को हमने हल्का सा फ्राई किया। फ्राई करने के बाद हमने इसमें टमाटर डाल दिए थे। टमाटर हल्के से सौते हुए थे, तो हमने इसमें दही डाल दी थी 1 प्याली भर के। ठीक है। ठीक है, वो डालने के बाद इसका जब पानी खुश्क हो गया, जैसे अभी खुश्क हुआ वो था, मैं देख रही हूँ ऑयल आना शुरू हो हाँ गया जी, है। तो हमने इसमें तमाम स्पाइसेस डाल दिए, ओके, जिसमें नमक था, हल्दी थी, धनिया, जीरा, काली मिर्च और गरम मसाला। अच्छा, आपने नमक डाल दिया? जी जी, कब बिल्कुल। डाला था? वो पहले में डाल दिया था ना, जब हमने क्या ओके। नाम है इसको फ्राई करने के लिए रखा था चिकन। ओके, ये अच्छा, चिकन तो वैसे भी आपने पहले से पका दी थी, क्योंकि जी, वो बिल्कुल। अभी ये डन हो गया। जी, बस 5 मिनट और लगेंगे। लेमन जूस डालेंगे इसमें। डाले डाले ना, ये नहीं, ओके, ये इसको, ओके, डन हो गया। अच्छा जी, बड़ी प्यारी सी खुशबू आ रही है, और मैं ज़रा सा चखना भी चाह रही हूँ। नमक बिल्कुल सही है। ओह यम्मी, जिसको भूख लग रही हो मेरे प्यारे भाई और मेरी प्यारी बहनों, आपको भूख लग रही है, यकीन करें, क्विकली डिश है, बहुत टेस्टी है। आप बोलेंगे सभी ये झूठ, में सच कह रही हूँ, बहुत मज़ेदार है। हरी मिर्च भी ऐड करना है? जी नहीं, वो लास्ट में हम करेंगे गार्निश के तौर गार्निश ये सब मूव कर दूं? पे। जी, इसमें बस ये जीरा कर देना, इधर रख देना। अच्छा, रोस्टेड, जीरा, बाकी सब
हटा दी। सब ये आता है क्योंकि यहाँ पर हम डिस्प्ले करेंगे। अच्छा, सबसे ज्यादा ऑर्डर्स किसके आते हैं खदीजा के पास? केक केक के। जी, जी। कौन सा वाला केक ज्यादा? क्रीम केक। क्रीम केक, ओके। क्रीम केक इनका ज्यादा ऑर्डर्स में आता है। जी। और मदर्स डे पे भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे क्रीम केक्स के ऑर्डर थे, तो वो फिर मैंने डन करके दिए थे। अरे हाय। अच्छा, मदर्स डे अभी हुआ और अम्मी है? नहीं, मेरी अम्मी नहीं। कितना टाइम हो गया? मेरी अम्मी को काफी टाइम हो गया, 17 साल हो गए। जब आप कितने साल की थी? मैं तकरीबन इधर आओ। 17 साल की थी कितने जब मेरी साल? अम्मी का इंतकाल हुआ था। कमारी? नहीं, शादी हो चुकी थी। मेरे माशाल्लाह 2 बेटे थे, तो अच्छा। जब मेरा दूसरा बेटा 1 साल का हुआ था ना, तब मेरी अम्मी का इंतकाल हो गया था। अम्मी को क्या हुआ था? बस अम्मी गई थी मेरी भाभी को हॉस्पिटल चेक करवाने। अच्छा। तो खुद तबीयत खराब हो गई उनकी। अम्मी याद आती है? जी, सऊदीया में थी ना, तो तब देखा भी नहीं था उनको। ओह, यानी कि तुम यहाँ थी नहीं? हाँ, मैं यहाँ थी, सऊदी अरब में नहीं थी। तो अम्मी का इंतकाल सऊदीया में हुआ था। अच्छा, अम्मी का तो फिर उनको यहाँ लेकर आया गया? नहीं, वहीं दफना पे। दिया? जी, मेरे मतलब अब्बू ने वहीं पे किया खुशकिस्मती था। है कि उनको तदफीन सऊदीया में किया जी, गया। जी। क्योंकि क्या? मेरे अब्बू ये नहीं मानते ना कि इस तरह ना मैयत को ना लाया जाए। नहीं, एक वो तो खुशकिस्मत है वहाँ पर। एक बात बताओ कि कहते हैं कि अपनी आंखों से कुछ मतलब बॉडी आ जाए दफना, तो दिल को तसल्ली होती है कि अम्मी यही करी। बड़ा दिल यही था, होता है। देखती, लेकिन शायद किस्मत में नहीं नहीं नहीं, था। आपको ऐसा फील होता है कि जैसे अम्मी का इंतकाल नहीं हुआ, जैसे मुझे कभी अम्मी का इंतकाल नहीं हुआ, अम्मी यहीं कहीं, ऐसा 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 होता है? होता है, जब ऐसा कोई दिन आता है तो अम्मी ज्यादा याद आती है। फोन पे बात होती रहती थी? जी जी, बिल्कुल। क्या फोन कहती पे भी थी? बात होती थी। फिर अम्मी जब पाकिस्तान आती थी तो लाहौर होती थी ना, तो फिर मैं वहाँ जाती थी मिलने उनसे। तो ये था कि हम लोग रहते सऊदी अरब में थे सारे, तो अम्मी अब्बू बहन भाई सब उधर होते थे। आप शादी करके यहाँ तो आई। शादी अभी करके आप हैं। बच्चे हैं ना आपके? जी जी, कितने बच्चे? मेरे 4 बच्चे हैं। अच्छा, तो आज खुद मदर हो तो माँ की फीलिंग आती है यार इस वक्त अम्मी होती मैं ऐसे शिकायत करती? हाँ, मैं कभी कहती हूँ अपने हस्बैंड को, मैंने कहा आज अगर मेरी अम्मी होती ना, तो वो मुझे देख के कहती कि यार ये वो खतीजा है, के प्राउड फील करती कि कुछ करके दिखाया मेरी बेटी ने। जबरदस्त, डोंट यू वरी। और देखो अम्मी का जिक्र करते ना, यहाँ से ये जो है ना, मतलब गुफ्तगू भी कर रहा होता है ना, तो यहाँ से अम्मी का अक्स और ये वो है ना, वो हम ब्रीफ करना बड़ा मुश्किल है। अच्छा, बेटियां ज्यादा प्यार करती हैं कुदरती? मेरी छोटी बेटी है ना, वो बहुत करती है। उसको ना परसों से पता था मदर्स डे आ रहा है, तो वो कभी so पेपर sweet. बना रही है, कभी कुछ कर रही है, कभी बाबा को कहती है मम्मा को गिफ्ट दिलाना है। तो वो इतना एक्साइटेड हुई थी, तो मैं इनको हंसी थी। मैंने कहा देखो कितनी छोटी है, लेकिन वो ये चीजों का ख्याल कर रही है और अभी। आज आपकी अम्मी होती तो फिर आप वही ना। अरे अरे क्या बात है। अच्छा, अम्मी के लिए क्या डेडिकेट करना चाहोगे? अगर आपकी मम्मा, आप फील करो कि मैं कहूँ खतीजा आज अम्मी होती तो क्या करती? जैसे तुम्हारी बेटी तुम्हारे लिए करी, आप क्या करती? मैं सबसे पहले अपनी मम्मी के पास ही जाती। मेरी तरह फिर क्या करती वहां जाके? फिर उनको हक करती, हाय, क्योंकि हाय, इतने सालों से हक नहीं किया हुआ। इतने सालों से हक नहीं किया और गले नहीं लगी। जी, बिल्कुल। अच्छा, मैं अम्मी के पास दौड़ती भी जाऊँ ना, तो मेरी अम्मी कहना मुझे पता था तूने आना है ना, तो वो मैं लेके जाती थी उनके लिए गजरे और एक केक लेके जाती थी। तो एक बार मैं जरा लेट हो गई, तो उन्होंने मेरे अब्बू भी उस वक्त अल्लाह ने हयात थे, तो कहते थे कि हाँ वो तेरा ही इंतजार कर रही है। मैं जैसे ही शादी के बाद इंटर हुई ना, देर हो गई थी, क्योंकि जब कहा रही थी तो स्कूल में टीचिंग करना और वो मैं फिर सब जल्दी हो जाता था मुझसे। तो मैं जब 12 बजे स्कूल की जैसे 1 बजे छुट्टी हो, तो उस दिन मैं शाम में आई तो अम्मी कह रही थी मैं इंतजार कर रही थी। फर्क थोड़ा सा पड़ता है, लेकिन माँ आपके दरवाजे पे जो वो एक होती है मेरी अम्मी जब लास्ट टाइम मेरे घर से गई थी ना, तो वो ना मुझे ये ना वर्ड कह के गई थी, हुण में आई है दोबारा नहीं आना। तो वो लफ्ज था ना, उसके बाद वाकई मेरी अम्मी नहीं आई थी, यानी कि वो बाद में आई नहीं। तो मैंने कहा अम्मी ने शायद इसीलिए ये वर्ड कह दिया था, मैं हुण आई है ना तो दोबारा मैं नहीं आना। तो मैंने कहा रीजन तो मैंने कहा पता नहीं क्या था कि उनके मुंह से ये लफ्ज निकला है। तो चले उसके वो बाद जहाँ है, कहते हैं बहुत खूबसूरत बकौल नाजिया भी ऐसे बहुत से लोग कहते हैं हमारे जो वालिदैन दुनिया से चले गए वो बहुत खूबसूरत जगह पे। और अल्लाह पाक याद रखिएगा, कभी ये ना समझें कि आपके वालिदैन दुनिया से चले गए तो वो आपसे दूर हो गए। उनकी दुआएं हमेशा आपका साया बन के रहेंगी और वो पीछा करती रहती हैं कभी भी माँ। और अभी भी यकीन करें, आप दुखी होते हैं,
आप कहीं तकलीफ़ में होते हैं तो उनको वहाँ उनकी रूह भी उतनी ही तकलीफ़ में होती है। इसीलिए अपने बहन भाइयों से मत उलझा करें, लड़ाई ना किया करें, दुखी ना हुआ करें, क्योंकि माँ बाप आप समझते मर गए, नहीं, कभी नहीं हो सकता। आप जाएं उनकी कब्र पे गुफ्तगू करें, बहुत मज़ा आता है, दिल हल्का हो जाता है। रियली मैं सच कह रही हूँ। तो दुखी सुखी करें, ऐसे लगे जैसे आपकी माँ, आपके बाबा आपके सामने। और तमाम माँओं को, तमाम वालिदैन को मेरा सलाम, और उन बेटियों को ख़ास तौर पे जो अपने वालिदैन के लिए हमेशा कुरान खोल के पढ़ती हैं। और ये मेरी जान सारा ही डाल दिया लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। और ये यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, और ये है काली मिर्च कढ़ाई, जी, चिकन कढ़ाई। चिकन कढ़ाई, और आप चाहें तो बीफ एंड मटन कढ़ाई भी बना सकते हैं। और खतीजा ने ज़बरदस्त किस्म की जो है कढ़ाई बनाई है। दैट्स गुड। थैंक यू। आपने नींबू काट लिया पहले जी, से? जी। दैट्स गुड। ओके, इसको रिमूव कर दूं शहजादी? ओके माँ, ये हो गया हमारा चिकन रेडी। दैट्स गुड। ये हो गया। वाओ, ओहो धुआं, ये धुआं कहाँ से उठ रहा, क्या बात है, जबरदस्त। इसको हमने कर दिया साफ, और ये हो गई हमारी डिश। ये वहां रख दो चिकन। अब मैं इसको कहती हूँ ऐसे ना जी नाज़रीन, इस वक्त रेडी है काली मिर्च चिकन कढ़ाई, और बनाई है किसने? शेफ खतीजा ने। थैंक यू सो मच डार्लिंग। दैट्स गुड। जाते जाते हमारी नाज़रीन को क्या मैसेज दोगे? आज हम यही खुदाफिज करेंगे तुम्हारी कढ़ाई के साथ। बस आप लोग भी घर पे बनाइए और हमें बताइए कि आपको कैसी लगी हमारी ये कढ़ाई। और आपको ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए कैसे रब्ता करें वो भी बताओ। आप मेरे कांटेक्ट ले सकते हैं। मेरा नंबर है 03333138 आप मुझे कॉल करें और क्या नाम है अपना ऑर्डर दीजिए, तो मैं इंशाल्लाह आपका ऑर्डर डन कर दूंगी। ओके। और आपका ऑनलाइन में अगर आप रेसिपीज हम देखना चाहें, डिफरेंट बिरयानी, हाँ केक, जी ये बिल्कुल, वो, मेरा यूट्यूब चैनल है बेकिंग विद मरियम के नाम से। आप मेरा चैनल लिंक खोलिए, वहाँ पे मेरी ऑल रेसिपीज हैं, जिसपे मैंने ये भी कढ़ाई बनाई हुई है, तो सब रेसिपीज आपको वहाँ पे भी मिलेंगी। दैट्स गुड। यार मुझे कब सब्जी खिला रही हो अच्छे से, भिंडी कुरकुरी ये वो कब? चले नेक्स्ट टाइम। पक्का मैं चाहती हूँ कुछ सब्जी वगैरह भी हो। चलें, ठीक है। है। और लस्सी के साथ हो तो फिर और भी जी नाज़रीन, अगर आप हैं टैलेंटेड एंड यू आर वाचिंग गुड मॉर्निंग विद सभी, ऑफ कोर्स आप देख रहे हैं इस वक्त, और अगर आपके अंदर कोई किसी तरह का भी स्किल्स है, आप अच्छी सी कुकिंग करते हैं दबंग किस्म की, तो यू कैन ज्वाइन विद अस। गुड मॉर्निंग विद सभी यहाँ लेंगे इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। इस उम्मीद के साथ मिलेंगे उभरते सूरज की तरह कि हमारी ज़िंदगी हमेशा खुशियों भरी होगी और हमारे वालिदैन का साया हमेशा हम पर सलामत रहे। अल्लाह हाफ़िज़।